हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 366th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. A big thank you to all my sponsors. My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhivinayak Infrastructure, Globus ITI, Kamti Tirupati Urban Cooperative Bank, the chocolate brand Tricos, युवाओं की उम्मीद युवा फाउंडेशन एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। अ बिग थैंक यू टू सर्विसिंग वाला एज वेल। नागपुर शहर इस वक्त कई सारे सवाल मन में लेकर चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति जिनसे बात कर शायद नागपुर के कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। कुछ दिनों से ये खुद क्वारंटाइन थे, आइसोलेट थे, इन्हें खुद कोरोना वायरस हुआ था और इसीलिए शायद नागपुर और भी ज़्यादा चिंतित था क्योंकि वो हमारे शहर के मेयर हैं। मेरे साथ इस वक्त है शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी। दयाशंकर जी नमस्कार। नमस्ते राज भाई। दया भैया, सबसे पहले आपकी इस वक्त आपकी तबीयत की जानकारी लेने। कैसी है आपकी तबीयत? मैं पहले से बहुत अच्छा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एकदम 100% फिट तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं घर से बाहर निकल करके कुछ काम लोगों के बीच कर सकूँ। आज आपका पहला दिन है घर से निकलकर काम करने का। सुबह से आप निकले हैं, सुबह 9 बजे से आप घर से निकले हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बातें पिछले 14 दिनों में मन में चल रही थी। बहुत सारे कॉल्स अटेंड हो रहे थे, बहुत सारे काम शायद ऑफलाइन भी आप कर रहे थे। पहले तो ये कि किस किस्म की तकलीफ होती है जब कोरोना वायरस होता है? कि मैं तो असिम्प्टोमेटिक था, मुझे हल्की फुल्की खांसी थी। उस दिन ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, 2 पत्रकारों ने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद मैं जब उनके साथ चाय पी रहा था और पत्रकार बाहर निकले, मेरे कर्मचारी ने मुझसे कहा कि भैया आप कभी खांसते नहीं हैं, आज इंटरव्यू देते समय 2 बार आपने खांसा है जी। आप 6 घंटे भाषण देते हैं तो आपको पानी नहीं पीना पड़ता है, आज आपने 3 बार पानी पिया 2 इंटरव्यू के बीच में जी। तो आपकी तबीयत खराब है, आप चेक कराइए जी। मेरे कार्यालय में काम करने वाला मेरा 4th श्रेणी का कर्मचारी जब मेरे बारे में इतनी आत्मीयता से बात कर रहा था तो मेरा मन भर आया। मेरे उस दिन के कार्यक्रमों में पाचपौली हॉस्पिटल का उद्घाटन था, मैं उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद घर पहुंच करके मैंने टेस्टिंग कराई और टेस्टिंग के बाद रात 12 से पहले 1 तारीख को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो सर्वप्रथम तो मैं उस मेरे कर्मचारी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इंगित किया कि भाई आप अपनी तबीयत पे ध्यान दो, आपको कोरोना हो सकता है करके। कारण मैं कहीं भी कमजोरी महसूस नहीं कर रहा था, कहीं भी ऐसा सिम्टम नहीं था, सामान्य सी सर्दी थी, लेकिन उसने उसको वॉच किया और मुझे बताया, इसलिए मैं उसका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन राज भाई, एक और दुख है। जिस मेरे कर्मचारी ने मुझे सूचना दिया ना, वो कर्मचारी की कोरोना से डेथ हो गई। राज भाई, मेरे लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता कि जिसने मुझे सचेत किया वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर के डेथ हो गई उसकी। लेकिन कोरोना से लड़ते समय मैं तो सरकारी दवाखानों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी माताजी 99 वर्ष की, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहू सब गवर्नमेंट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहे, वहीं से ट्रीटमेंट लिए और मैंने भी उन्हीं की सूचना के आधार पर अपना ट्रीटमेंट लिया। मेरी स्थिति अच्छी थी, इसलिए मुझे होम क्वारंटीन होने के लिए कहा गया जी। और शासन ने जो मेडिसिन दी थी उस मेडिसिन को लेते समय मैं संजीदगी से कोरोना के सारे नियमों का पालन किया। कोइंसिडेंस था कि मैं भी पॉजिटिव था और कुछ दिन पूर्व मेरी पत्नी पॉजिटिव आई, इसलिए वो भी क्वारंटीन थी, हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो गई थी। इसलिए हम सभी लोग एक कक्ष के अंदर में आइसोलेशन के रूप में एकांत में थे और एकांत में रहना ये सबसे बड़ी सुरक्षा है आपके परिवार के लिए भी। हम सभी लोग अलगर्जीपना करते हैं, आलस्य करते हैं और परिवार के लोगों से प्रेमवश चर्चा कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। संवाद करने के लिए हमारे पास वीडियो कॉलिंग है, मुझसे बात कर सकते हैं जी। हमने एकांत का पूर्ण 100% पालन किया तो ये बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार पॉजिटिव आता है।
हमने पूरी संजीदगी से इसका पालन किया, इसलिए परिवार में अन्य कोई सदस्य पॉजिटिव नहीं आया। परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इन 14 दिनों में विशेष रूप से कोरोना में कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए कोरोना के प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए, डाइट कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, आपके भोजन नियमित रूप से करना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा उसमें अलग ज़्यादा होनी चाहिए, कारण कोरोना में प्रोटीन के कंटेंट कम हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का हमने अच्छे से ध्यान किया तो महसूस होने वाली कमजोरी जो है वो कम महसूस होती है। और मैंने डॉक्टरों की सूचना के आधार पर इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से पालन किया। इस सारी चीज़ों के कारण मैं शायद 14वें दिन स्वयं होकर के बाहर काम के लिए निकल सका। इसलिए मैं वे सारे डॉक्टर्स जिनकी देखरेख में मेरा ट्रीटमेंट हुआ उन सभी का हृदय से मैं शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में वे सारे हितैषी जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे जल्द स्वास्थ्य होने की कल्पना करी, प्रार्थना करी, उन सभी का भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दयाशंकर जी, जिस किस्म की इस वक्त नागपुर में हर दिल की धड़कन कह रही है वो नाराज़ है आपसे, वो आपकी महानगर पालिका के काम करने के तरीके, महानगर पालिका के अस्पताल, नागपुर शहर की यंत्रणा, दी एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे नाराज़ है। आज दो चीज़ों की लोग खोजबीन कर रहे हैं, एक है खुशी और दूसरा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। देखिए राज भाई, इसमें फूड एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि औषधि के ऊपर में नियंत्रण रखना, और शासन की निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत यह सारा का सारा फूड एंड ड्रग का जो कंट्रोल होता है ये नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं होता है। यह सारा का सारा कंट्रोल होता है जिलाधिकारी के पास में, कलेक्टर के पास में। कलेक्टर के पास से इस सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता प्रशासन ने महसूस करी और कलेक्टर के पास से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैंने स्वयं यह जो मॉनिटरिंग हो रही है ठीक तरीके से नहीं हो रही है, इसकी शिकायत मैंने वैयक्तिक तौर पर की है। लोगों के बीच में सारी जानकारी अच्छे से पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने खुद प्रयास किया कलेक्टर साहब के पास। मैं पहला व्यक्ति था शहर में जिसने यह बात लोगों के सामने लाई कि जो इंजेक्शन 900 रुपये में मिलता है उसको 5000-6000 रुपये में बेचा जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं बीमार तो 1 तारीख को पड़ा, लेकिन 30 तारीख को मैंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि भाई इसके प्राइस में कैपिंग लगनी चाहिए। और इस सारे प्रयासों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कैपिंग लगाई, 1500 रुपये के ऊपर इंजेक्शन नहीं बिकना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया। ये जिम्मेदारी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की है, लेकिन शहर का प्रथम नागरिक होने के बाद अगर आपके ध्यान में कोई गलती आती है तो उसे सरकार के ध्यान में लाना ये जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैंने यह किया और मुझे इस बात की खुशी होती है कि सरकार ने संजीदगी से उस विषय को लेकर निर्णय भी लिया। लेकिन यह जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर शहर में अंकुश नहीं है, इस बात को मैं शहर आपके समक्ष स्वीकृत करता हूँ। ये खुशी की बात नहीं, ये शर्म की बात है। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये उसकी मजबूरी है, कारण शासन के निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल और केवल जिलाधिकारी को है। कल जिलाधिकारी जी के साथ में एक बैठक हुई, उस बैठक में मैंने इस विषय को रखा। जिलाधिकारी जी ने एक अच्छा उपक्रम लिया, उन्होंने जेजेएस हॉस्पिटल को जितने पेशेंट है उतनी रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का निर्णय लिया। और रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का केवल निर्णय नहीं लिया, उसको अपनी साइट पर उन्होंने अपलोड भी किया। मैंने तुरंत मेरे FB से जनता को सूचना दी और सारे हॉस्पिटल के नाम और किसको कितने इंजेक्शन मिला इसकी जानकारी दी। ये जानकारी देने के बाद तुरंत कुछ हॉस्पिटल से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे कि आपकी यादी में हमारा नाम है लेकिन हमको इंजेक्शन नहीं मिले करके, हमारे पास जितने पेशेंट है उतने इंजेक्शन नहीं मिले। मैंने तुरंत दूसरे दिन कलेक्टर से इस विषय पे बात की और कलेक्टर ने अपनी गलती सुधार करके जिन हॉस्पिटल के नाम नहीं थे उनको फिर इंजेक्शन भेजे। इसमें अड़चन ऐसी हो रही है राज भाई कि महानगर पालिका के क्षेत्र में काम करने वाले जितने हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर 10 की कैपेसिटी है, 15 की कैपेसिटी है, तो वर्तमान स्थिति में नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उससे निवेदन किया है कि आपके पास अगर उपलब्ध जगह है और आपके पास में मैन पावर है तो आप अपने 10 की कैपेसिटी को 15 कर लीजिए, 17 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, जितने आपके पास जगह है उससे विस्तारित कीजिए। लोगों ने इसका विस्तार तो किया। अब विस्तार इमरजेंसी में करने के कारण महानगर पालिका ने सारी फॉर्मेलिटीज़ करना भी नितांत आवश्यक नहीं समझा, कारण लोगों के प्राण बचाने के लिए
सबसे पहले सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यकता है, इसलिए महानगर पालिका ने उसको प्राथमिकता भी दे दी। अब महानगर पालिका में हॉस्पिटल दर्ज है, उसमें ऑफिशियली उसको 25 बेड की अनुमति मिली है, तो कलेक्टर उसको 25 ही इंजेक्शन देगा ना। जी। और इमरजेंसी के कारण उसने 25 को 37 कर लिया तो 12 लोग बगैर इंजेक्शन के रह जाएंगे। जी। ये प्रैक्टिकल अड़चन भी हमारे सामने आ रही है। दूसरी प्रैक्टिकल अड़चन, जिन लोगों को बेड अवेलेबल नहीं हुई लेकिन उनका सिटी स्कोर ज़्यादा है, तो सिटी स्कोर ज़्यादा होने के कारण उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल को अगर आप इंजेक्शन देंगे तो वो इंजेक्शन कहाँ से लेंगे। कलेक्टर साहब ने शुरुआत के 2 दिन कोशिश करी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेकर के कोई व्यक्ति वहाँ जाए, साथ में अपना आधार कार्ड लेकर के जाए तो यह दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी कालाबाजारी की शिकायत आई। एक दिन रात में 12:30 बजे कलेक्टर साहब ने एक दुकान पर रेड मारा, उस दुकान को सील किया और उस दिन से दुकानों पर इसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। कल माननीय नितिन जी गडकरी जी ने एक बैठक ली, उस बैठक में कलेक्टर को निर्देश दिया उन्होंने कि 6 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 6 ऐसी दुकानें होनी चाहिए जहां से सामान्य नागरिक को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। जी। व्यक्ति दवाई न मिलने के कारण व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात का और निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आवश्यकता है हर पेशेंट को रेमडेसिविर देने की। प्राइवेट हॉस्पिटल ने उस बात पर भी संजीदगी से विचार करना चाहिए। ICMR के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के विपरीत जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बिगड़े हुए वातावरण को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा चिकित्सकों से भी निवेदन है कि जो पर्यायी उपचार है वो पर्यायी उपचार के पश्चात ही रेमडेसिविर का उपयोग करें। और यह जो समय है यह त्रासदी का समय है। इस त्रासदी के समय में आप इस शहर में चिकित्सा कर रहे हो, इस शहर में आप पले हो, इस शहर में बड़े हो, इसलिए मेरे शहर के नागरिकों को मेरी व्यवस्था के कारण तकलीफ ना हो, इस दृष्टि से मैं और क्या क्या संसाधन जुटा सकता हूँ, इस दृष्टि से सारे चिकित्सकों ने भी मिल करके अगर अब काम किया तो निश्चित रूप से हम इस टंचाई से बाहर आएंगे। इसमें बहुत सारा लैकुना है जो कलेक्टर ने भी वितरण में स्वीकृत किया। कल हमने चर्चा करी तो उसको अपनी गलती सुधार के रूप में कलेक्टर ने दूसरी यादी कल दी। कल जिन हॉस्पिटल को रेमडेसिविर नहीं मिला था उन्हें दिया। आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी चर्चा हुई। आज पहले दिन में बाहर गया। बाहर जाने के बाद हमारे जो अग्निशमन कर्मचारी हैं उसमें जो कर्मचारियों की शहादत हो जाती है उनका शहीद दिन आज मनाया जाता है पूरे देश में। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं महानगर पालिका में गया था। आयुक्त महोदय से बात हुई, आयुक्त महोदय से भी मैंने इन सारी चीज़ों पर चर्चा करी और एक चर्चा सकारात्मक ऐसी हुई कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने फंड से नागपुर महानगर पालिका करीब 5000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीद करके महानगर पालिका के पास स्टॉक के रूप में रखे और सामान्य आदमी को 1500 रुपये 1700 रुपये में जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलता है उतनी कम कीमत के ऊपर में रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध करा करके दिया जाए। मेरे एक मित्र ने और एक बात बताई कि भारत सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इसको एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है और एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने के साथ उन्होंने मुझे एक लेटर व्हाट्सअप किया। एक हिमाचल प्रदेश की कंपनी है, उस कंपनी ने चीफ ड्रग कंट्रोलर हिंदुस्तान को एक पत्र लिखा है जी। उसने लिखा है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसी 25 कंपनियां हैं जिनको रेमडेसिविर और पैराफेविविर दवाई बनाने की अनुमति सरकार ने दी है, लेकिन इस अनुमति में ये लिखा है कि हम केवल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में हम दवाई नहीं दे सकते करके। इस दृष्टि से हमने दवाई बना ली, हमारे पास स्टॉक मौजूद है और सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो लाखों की संख्या में इंजेक्शन और दवाइयाँ हमारे पास पड़ी है, इसे हमें हिंदुस्तान के बाज़ार में बेचने की अनुमति दी जाए। अभी तुरंत आपसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही 2 मिनट पहले ही आपके सामने ही मेरी आदरणीय नितिन गडकरी जी से बात हुई। मैंने ये सारी चीज़ माननीय नितिन जी को बताई। नितिन जी ने कहा कि ऐसी बात है दयाशंकर तो उन कंपनियों के नाम भेजिए, मैं तुरंत मिनिस्टर से बात करता हूँ और उनको हिंदुस्तान में यह बेचने की अनुमति दिलवाता हूँ। सुबह मेरी जब आयुक्त महोदय से बात हुई तो आयुक्त महोदय ने कहा कि मेयर साहब आपने 10 करोड़ रुपए जो हमें देने के लिए कहा है कोरोना के लिए, तो हम पूरे 10 करोड़ रुपए के एक साथ पहले इंजेक्शन खरीद लेते हैं और ये जो पैंडमिक है, पैनिक स्थिति है, इससे बाहर निकल जाएंगे। अगर हमारे हाथ में एक साथ 50,000 इंजेक्शन हमारे हाथ में रहेंगे तो नागपुर शहर को इंजेक्शन के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने माननीय नितिन जी से भी यह निवेदन किया कि आप जब उस कंपनी को हिंदुस्तान में माल बेचने की अनुमति मंत्री महोदय को बोल के दिलवा देंगे तो अपने शहर के लिए एक फेवर मांग लीजिए और महानगर पालिका अपनी निधि से 50,000 इंजेक्शन खरीद करके नाममात्र दर पर इंजेक्शन नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उसमें आप कोशिश कीजिए। माननीय नितिन जी ने तुरंत मुझसे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए कहा। हमारे मित्र है गिरधारी मंत्री जी, जिनके माध्यम से मुझे यह सब सूचना आई थी,
उन्हें मैंने तुरंत सूचित किया। माननीय नितिन जी के ऑफिस से उनके जो मेडिसिन का काम पूरा देखते हैं श्री मंडलेकर जी, उनका भी फ़ोन आया। उनके नंबर पर ये सारी जानकारी देने का मैंने गिरधारी मंत्री जी से सूचना की। वो जानकारी वहाँ पहुँचते ही यह अगर कार्यान्वित हो गया तो रेमडेसिविर की टंचाई से हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दयाशंकर जी, ये जो सवाल है ये मैं आपसे उसी तरीके से पूछूंगा जिस तरह से ये मुझे लिख कर आया है, क्योंकि आप खुद एक इमोशन से जुड़े व्यक्ति हैं और साथ ही साथ आप लॉजिक्स पे काम करते हैं, तो मेरी उम्मीद ये है कि आप इस सवाल को गलत स्वरूप नहीं लेंगे। 1 साल से आप लोग कर क्या रहे हैं? 1 साल हो गया, ना बेड्स की तैयारी है, ना वेंटिलेटर्स की तैयारी है, ना ऑक्सीजन की तैयारी है। आज जीएमसी के बाहर जो त्रासदी है, आज सरकारी अस्पतालों के बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरह से बिल्स ले रहे हैं, 1 साल से प्रशासन कर क्या रहा है? प्रश्न तो बहुत संजीदगीपूर्ण है। 1 साल से हम क्या कर रहे हैं करके, हम 1 साल से वे सारी बातें कर रहे हैं जो इस पेंडेमिक के दृष्टि से करना नितांत आवश्यक था। और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पेंडेमिक इस दृष्टि से उभर करके सामने आ जाएगा और सेकेंड वेव में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाए। राज भाई, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था ना, तो हम 1000 और 2000 लोगों की टेस्ट करते थे तो उसमें अपने आप को 30 मार्का समझते थे कि आज हमने 1000 की टेस्ट की, आज हमने 2000 की टेस्ट की, आज हमने 3000 की टेस्ट की। 3000 की टेस्ट यानी हम बहुत बड़ी टेस्ट समझते थे। आज एक दिन में 20,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा, अभी तो 29,000 की टेस्ट की गई हमने। और ये टेस्ट में पेशेंट बड़े प्रमाण में उभर करके इस दूसरी लहर में बाहर आ रहे हैं। नैसर्गिक है कि प्रशासन को कल्पना नहीं होगी कि इतनी तीव्रता के साथ में सारे पेशेंट आएंगे। मैं किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बहुत नम्रता से कहना चाहता हूँ कि पिछले समय राज्य सरकार ने नागपुर शहर में 1000 बेड का एक अपोलो हॉस्पिटल, जंबो हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया था। उस निर्णय की जानकारी न्यायालय तक गई और न्यायालय ने बोला कि आप ये 1000 बेड का हॉस्पिटल कब शुरू कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि घोषणा तो राज्य सरकार ने 1000 बेड की कर दी थी, लेकिन न्यायालय में इस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया कि अगर हम टेम्परेरी 1000 बेड का हॉस्पिटल खोल लेंगे तो ये बेड और ये वेंटिलेटर हम कहाँ लेकर के जाएंगे, ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए जहाँ परमानेंट व्यवस्था हो सकती है हम वहाँ इस पैसे को खर्चा करते हैं और इस दृष्टि से हम लोग उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। कोर्ट ने पूछा क्या करेंगे, राज्य सरकार ने और प्रशासन ने कहा कि हम शहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स मिलाकर के 500 बेड की वृद्धि कर देंगे। मैं हकीकत में बता रहा हूँ, एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यह मिलाकर के 500 बेड की वृद्धि हकीकत में हुई है, नहीं हुई है ऐसा नहीं है करके, लेकिन आवश्यकता उससे ज़्यादा की हुई। हमने 500 बेड बढ़ाई, लेकिन पेशेंट 5000, 6000, 7000 इस प्रकार से पेशेंट निकल रहे जिसकी कल्पना नहीं की थी। इसलिए प्रशासन ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, प्रशासन ने काम किया। महानगर पालिका की अपनी एक सीमा है। इस शहर को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना ये नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जवाबदारी है। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जवाबदारी शासन की जितनी भी इम्यूनाइजेशन की योजना है उसका संचालन करना है। जो 7 रोग होते हैं, जो संसर्गजन्य रोग होते हैं, इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उसे रोकने की कोशिश करना ये नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैंडेटरी ड्यूटीज़ के काम है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मैंडेटरी ड्यूटी में कहीं भी नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनाना चाहिए इस प्रकार मैंडेटरी ड्यूटी में नहीं आता। नागपुर महानगर पालिका का स्वयं का एक दवाखाना था जिसे आज हम लोग इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये महानगर पालिका का था और महानगर पालिका ने राज्य सरकार के निवेदन पर अपनी ज़मीन और इमारत के साथ में अपना सारा का सारा दवाखाना राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया। क्यों किया, इसका भी एक कारण था। हमारे विदर्भ के मेडिकल के बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल के सीट की नितांत आवश्यकता थी और उसके लिए इतने बेड के हॉस्पिटल की आवश्यकता थी जहां हॉस्पिटल खोला जा सके। इसलिए महानगर पालिका ने विदर्भ के बच्चों के मेडिकल एजुकेशन के स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना स्वयं की मालकी का एक दवाखाना राज्य सरकार को दे दिया, जो आईजीएमसी के रूप में बन करके खड़ा हुआ है करके। जी। और आईजीएमसी के रूप में जो दवाखाना खड़ा है महानगर पालिका ही था।
शायद यह दवाखाना महानगर पालिका का ही रहता तो आज आईजीएमसी में जो सुविधाएं देख रहे हैं वो राज्य सरकार के सहयोग से मिलकर के महानगर पालिका ने की रहती। महानगर पालिका के पास स्वयं के संसाधन नहीं है, ये बात सही है जी। लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है उन उपलब्ध संसाधनों में हमारे यहाँ इंदिरा गांधी रुग्णालय है, वहाँ 110 बेड का हॉस्पिटल नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से चालू है। हमारा पांचपौली का एक हॉस्पिटल है जो हमने वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर के रूप में रखा था कि किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ आकर के ऑक्सीजन लेकर के चले जाए। उसे एक सामाजिक संस्था के साथ में मिलकर के हम लोग संचालित कर रहे हैं। वहाँ भी 80 बेड का दवाखाना 72 बेड का दवाखाना हमारा संचालित हो रहा है। 1-2 दिन में हम लोग पांचपौली का हमारा जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जिसे पिछले कोविड में हमने डेडिकेटेड वो महिलाएं जिन्हें प्रसूति करना है और कोरोना पॉजिटिव उनके लिए रखा था, उसे सार्वजनिक हम लोग कर रहे हैं। वह आने वाले 1-2 दिन में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति होने के साथ साथ वह भी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से करीब करीब 100 बेड के आसपास हम लोग उस हॉस्पिटल को भी शुरू कर सकेंगे। इसी के साथ साथ केटी नगर का एक दवाखाना था जो वहाँ के तीव्र नागरिकों के विरोध के कारण वह हॉस्पिटल शुरू नहीं हो सका था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर वहाँ के विधायक से बात की, वहाँ के नगर सेवकों से बात की। मैं भले होम क्वारंटीन था लेकिन होम क्वारंटीन होने के बावजूद मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं घर में हूं तो मैं जो फ़ोन पर काम हो सकता है उतना तो कर सकता हूं। तो इन सारे लोगों से बात करने के बाद सकारात्मक वातावरण बना। वहां महानगर पालिका ने 1-2 दिन में वहां स्वयं सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए दृष्टि से काम करेंगे। आने वाले 7 दिन के पश्चात 80 बेड का हम वह भी दवाखाना शुरू कर पाएंगे। इस प्रकार से एडिशनल 180 बेड हम लोग दे देंगे। और वर्ष भर में नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, यह प्रश्न बार बार जो पूछा जाता है, जैसी जैसी स्थितियाँ उपलब्ध होती है उस प्रकार से प्रशासक अपने यहाँ काम करता है। महानगर पालिका में शुरुआत में पेशेंट कम निकलते थे, पेशेंट की ग्रेविटी यानी पेंडेमिक की ग्रेविटी कम थी। जैसे जैसे पेशेंट की संख्या बढ़ गई, लोगों की आवश्यकता बढ़ गई और एक साथ एक दिन में अगर 5 से 7 हज़ार पेशेंट निकल रहे हैं तो ऐसी अवस्था में महानगर पालिका ने एक बीच का रास्ता निकाला। हम यह जो बेड बढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल के, ये बेड बढ़ाने के लिए हमको मैन पावर की आवश्यकता है। अब मैन पावर का मतलब हम लोग किसी को भी भर्ती कर ले ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए स्किल्ड मैन पावर लगेगा और स्किल्ड मैन पावर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर ही लगेगा। आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर्स की प्रतिपूर्ति के लिए पूरे देश में एकमात्र नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने शासन के नियमों से आगे जाकर के 2 कदम उठाए। शासन कहता है कि MBBS डॉक्टर को 60,000 रुपये का मानधन देना चाहिए। हमने कहा कि 60,000 रुपये सरकार से मिलेगा, 40,000 रुपये महानगर पालिका देगी। हम 60,000 की जगह 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन आप सेवा के लिए आइए। MD डॉक्टर के लिए शासन 2 लाख रुपए का मानधन कहता है। हमने कहा 2 नहीं, हम 2.5 लाख देंगे, आप आइए। हमारे एडवर्टीजमेंट शुरू है, हम लोगों की भर्ती कर रहे हैं। अड़चन कहाँ आई है? अड़चन ऐसी है कि जिन बच्चों को MD की परीक्षा देना है, ये 18 अप्रैल को MD के लिए नीट की परीक्षा है। जो बच्चे लगातार साल भर से कोरोना में अपने मरीजों की सेवा दे रहे हैं, उनको उनकी उच्च शिक्षा से तो हम वंचित नहीं कर सकते। केवल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 70 बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए फील्ड से बाहर गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी इतने ही बच्चे फील्ड से बाहर गए। अब 150 डॉक्टर एक साथ, स्किल्ड डॉक्टर, इस व्यवस्था में से बाहर निकलना है, बहुत बड़ी अड़चन है। और इसकी प्रतिपूर्ति नागपुर महानगर पालिका ने एडिशनल यानी सैलरी में टॉपअप दे करके, अपने तरफ से निधि दे करके इस कमी को पूर्ण करने का काम नागपुर महानगर पालिका ने किया है। ये बात मानते हैं कि नागपुर महानगर पालिका अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन शशांक गट्टेवार जो पूछे ये बात मेरे मन में भी था कि सर, जनता 25-30 लाख की बेड्स की प्लानिंग 500,000 की, मतलब कहाँ बैठता है ये? आपका उस दिन आया कि 500 और बेड्स आप यशवंत जो मानकापुर स्टेडियम है वहाँ पे लगाने की आपने योजना सामने रखी है और आपकी कोशिश है कि इतने बड़े नंबर में बेड्स की अवेलेबिलिटी हो जाए। और बाद में पता चलता है कि यशवंत स्टेडियम के सौंदर्यकरण के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। इस वक्त की ज़रूरत क्या है? देखिए राज भाई, मैं किसी राजनीतिक चर्चा को करना नहीं चाहता। नहीं, ये राजनीतिक नहीं, ये तो लोगों की बात है ना। यशवंत स्टेडियम का सौंदर्यीकरण ये नागपुर महानगर पालिका का विषय नहीं है। ये माननीय पालक मंत्री जी ने घोषणा करी। पर इस वक्त नागपुर के लिए क्या जरूरी है? पालक मंत्री जी से तो मैंने मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि भाई 1000 बेड की आपने कमिटमेंट किया तो 1000 बेड आप तुरंत चालू कीजिए। स्पष्ट रूप से मैंने मीटिंग में कहा था 1000 बेड आप तुरंत कीजिए, 1000 बेड की आवश्यकता है। ये रेमडेसिविर का विषय मैंने, आप कल्पना कीजिए कि उस समय मेरे पॉजिटिव होने से पहले पालक मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, उसमें मैंने विशेष रूप से यह विषय रखा
ये जितने संजीदगी के विषय हैं कि जिसमें आने वाले समय में हम किस स्थिति से गुजरने वाले, मैंने सारी की सारी चीज़ मीटिंग में रखी। और मीटिंग तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। नागपुर शहर का महापौर पालक मंत्री के मीटिंग में आमंत्रित नहीं रहता था, मीडिया ने दबाव बनाया कि महापौर क्यों नहीं, इसलिए महापौर को आमंत्रित किया गया और महापौर ने जितनी बातें कही, करंट प्रैक्टिकल फील्ड में तो नागपुर शहर का महापौर ही मिलकर के जनता के बीच में काम कर रहा है, इसलिए अड़चने क्या है वो वही समझ सकता है। और पालक मंत्री जी को सारी की सारी चीजें हमने बताई। यानी मैंने मेरे मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी सूचनाओं के बाद आशीष जायसवाल नाम के हमारे विधायक रामटेक के, उन्होंने कहा कि दयाशंकर तुम हीरो ऑफ द डे रहे, जिसने सारी सकारात्मक सूचना दिया, जिसमें कॉमा और पूर्ण विराम भी अतिरिक्त नहीं था, जितनी आवश्यकता थी उतना ही उपयोग किया करके। तो सूचना प्रशासक तक देना ये हमारी जिम्मेदारी है। उस सूचना को देने के बाद पालक मंत्री ने व्यक्तिगत एफर्ट लेकर के राज्य सरकार से निधि ला करके नागपुर शहर में विशेष संसाधन उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो कहीं भी दिखाई नहीं देती, कहीं भी दिखाई नहीं देती। आप बताइए कि इस पेंडेमिक की स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से नागपुर शहर के लिए, नागपुर महानगर पालिका के लिए पालक मंत्री के विशेष प्रयास से कितनी निधि आई और पालक मंत्री ने क्या ला करके दिया और कौन सी नई व्यवस्था का संचालन हम लोग करके देख सके करके। नागपुर महानगर पालिका के बारे में सारे अखबार लिखते हैं कि महानगर पालिका कंगाल हो गई है, महानगर पालिका कंगाल हो गई है, इसके पास पगार बांटने के लिए पैसे नहीं है। जिस महानगर पालिका के पास पगार बांटने के लिए पैसे नहीं है ये कहा जाता है, उस महानगर पालिका का महापौर कहता है कि नाली गटर नाले नहीं बनेंगे चलेगा, लेकिन मेरे बजट के 10 करोड़ रुपए तुरंत इनके लिए दिया जाए करके, पेशेंट के लिए। साथ ही साथ अगर और पैसा लगता है तो हम काम 1 साल नहीं करेंगे, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ हो हम स्वीकृत नहीं करेंगे। हमारे बजट के पैसे को हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। एक छोटी सी महानगर पालिका, उसका महापौर अगर यह निर्णय ले सकता है तो इतना महाराष्ट्र का सरकार चलाने वाली सरकार का नागपुर शहर में रह रहा पालक मंत्री, जिसे नागपुर की जनता ने निर्वाचित करके दिया, अपने नागरिकों के प्रति इतनी संवेदनहीन भूमिका उसकी रहेगी कि अगर वो यह संसाधन उपलब्ध न करा सके तो कैसे काम चलेगा। पैसे का काम पैसा करता है और व्यवस्था खड़ी करने के लिए पैसा ही लगता है। मैंने 500 बेड के हॉस्पिटल की बात कही राज भाई, आयुक्त महोदय ने उस पर स्वीकारोक्ति भी दी। जो एजेंसियां इस प्रकार के काम करती है उनके साथ आयुक्त महोदय की मीटिंग भी होगी। आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद शायद एक एजेंसी का प्रेजेंटेशन आयुक्त महोदय देख रहे होंगे, वो एग्जीक्यूट करने में करीब करीब 20 दिन लग सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। उनसे चर्चा होने के बाद जब उन्होंने कहा 20 दिन लग सकते हैं, तो मैंने दूसरा विचार किया कि भाई कम पैसे में हम दूसरी व्यवस्था कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। मैंने जानकारी जमा करी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है जहाँ 180 बेड है, हमारे यहाँ श्री आयुर्वेद कॉलेज है जहाँ 136 बेड है, हमारे यहाँ ESIS का हॉस्पिटल है जहाँ पर 130 बेड है। ये कुल मिलाकर के 446 बेड सरकार के दवाखानों की बिल्डिंगों में उपलब्ध है। और सरकार शांत है। क्या गवर्नमेंट आयुर्वेद हमारा कोविड हॉस्पिटल नहीं हो सकता? क्या श्री आयुर्वेद हमारा कोविड हॉस्पिटल नहीं हो सकता? क्या ESIS का हॉस्पिटल हमारा कोविड हॉस्पिटल नहीं हो सकता? ये महाराष्ट्र सरकार के प्रकल्प है ना, ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको कोविड करना चाहिए ना। कल एक फेसबुक लाइव में मैंने आह्वान किया, और आह्वान इसलिए किया कि वैक्सीनेशन लेने के लिए महानगर पालिका ने जिन डॉक्टरों की यादी बनाई और जिनको हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया, राज भाई नागपुर शहर के 5000 डॉक्टर है, 5000 जिनको वैक्सीनेशन के लिए हमने रजिस्टर्ड किया और जिनको दोनों डोज दे चुके हैं। पेशेंट तो 7,000 निकल रहे हैं ना। जिस शहर के 5000 डॉक्टरों ने 2-2 वैक्सीनेशन लिया है, अगर एक डॉक्टर ने भी 1.5 पेशेंट को देख लिया तो 7000 पेशेंट को ऐसे देख करके हम इनकी चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन इन डॉक्टरों को निकल करके बाहर आने की नितांत आवश्यकता है। महानगर पालिका मानधन बढ़ा करके दे रही है, फिर भी लोग नहीं आ रहे, ऐसी अवस्था है। आज आयुक्त महोदय से चर्चा हुई। राज भी चर्चा क्या हुई आप जानते हैं? 18 तारीख को बच्चों की एग्जाम होने के बाद हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, लता मंगेशकर कॉलेज में, यहाँ पर हम कैंपस इंटरव्यू ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? कि जो बच्चों ने MD की परीक्षा दे दी है, तो उस MD की परीक्षा के जो बच्चे हैं इनके रिजल्ट 3 महीने के बाद आएंगे। तो कम से कम इन 3 महीने के लिए ये स्किल्ड डॉक्टरों का उपयोग हम लोग नागपुर शहर के लिए कर सके और हम जो 500 बेड का प्रस्तावित दवाखाना खेल रहे हैं उसके लिए मैन पावर मिल सके। एक हर्षा छंगानी नाम की डॉक्टर है, उनका मुझे फ़ोन आया था कि आप सर आप बीमार हैं, हम आपको देखने के लिए आए। मैंने कहा मैं पॉजिटिव हूँ, आप मेरे घर में देखने आएंगे, ये तो प्रोटोकॉल के विपरीत है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों इंजेक्शन लिया है और हम पॉजिटिव पेशेंट को घर में जाकर के देख रहे हैं और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मैंने उनसे कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आपने मुझ पर ध्यान दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फेसबुक लाइव में मुझसे जुड़ी और उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टरों से आह्वान किया है ना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि श्री आयुर्वेद कॉलेज के 136 बेड के दवाखाने का संचालन करने के लिए पूरे डॉक्टर्स और पूरे नर्सेज देने की जिम्मेदारी उन्होंने ली
किशरी आयुर्वेद कॉलेज के जो एल्यूमिनी डॉक्टर्स है वे सारे मिलकर के इसकी जिम्मेदारी ले गए। हमारे यहाँ पांचपौली क्वारंटीन की जिम्मेदारी एक संस्था ने ली, मानधन हम दे रहे हैं, सुपरवाइजन की जिम्मेदारी वो संस्था ने ली, हमने उसको दिया। अग्रसेन समाज इस विषय को लेकर के बाहर आया, हम उनको मदद कर रहे हैं। इस शहर के सारी संस्थाएं इस पेंडेमिक के स्थिति में अगर व्यवस्था पे प्रश्न न उठाते हुए हम क्या क्या संसाधन समाज के लिए देने के लिए तैयार है, महानगर पालिका 2 कदम आगे बढ़ा करके आपको सुविधाओं में आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन की कमी बड़े प्रमाण में नागपुर शहर में है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा प्रॉब्लम नागपुर शहर में आ रहा था। कल माननीय नितिन जी ने बैठक लेकर के भिलाई स्टील प्लांट से बात करी, लॉयड स्टील प्लांट से बात करी, सनफ्लैग स्टील प्लांट से बात करी और यहाँ से सभी जगह से ऑक्सीजन यहाँ आ जाए इस प्रकार की व्यवस्था करी। माननीय आयुक्त महोदय ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। विशाखापट्टनम में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उसको माननीय नितिन जी ने फोन किया, उसने स्वयं अपने टैंकर नागपुर महानगर पालिका के सेवा में देने के लिए तैयारी दर्शाई। हम उसका मानधन जो होगा उसको देंगे ही, निःशुल्क नहीं वापरेंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था भी माननीय नितिन जी गडकरी के माध्यम से हमको करनी पड़ रही है। अरे भाई, ये सारी व्यवस्था का संचालन करने के लिए राज्य सरकार कहाँ है? राज्य सरकार क्यों नहीं दिखाई दे रही है? राज्य सरकार के रेट्स आए थे जो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट हो रहे थे, वो HRCT, उमेश ढूंढने देख रहे हैं, वो भी यही चीज़ पूछ रहे हैं कि HRCT के जो रेट्स हैं वो हर जगह अलग अलग रेट्स हैं, फिक्स रेट्स कहीं पर भी नहीं है, बेड रेट्स कहीं पर फिक्स नहीं है। राज्य सरकार ने रेट्स दिए थे, बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए राज्य सरकार ने रेट। तो फिर वो हॉस्पिटल्स उस पर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? वहाँ गवर्नमेंट के ऑडिटर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट का ऑडिटर जो भी बिल बन रहा है उसको चेक किए बगैर गवर्नमेंट का ऑडिटर बिल को सामान्य पेशेंट तक नहीं मिलने देते। हमने बारंबार आह्वान किया है कि जिसको भी शिकायत है गवर्नमेंट के ऑडिटर के साथ मिल करके हर हॉस्पिटल के लिए कंपल्शन है कि उस हॉस्पिटल ने अपने यहाँ साइनेज लगाना चाहिए कि उसके यहाँ 80% बेड सरकार की है, 20% बेड ये प्राइवेट की है, 80% में कितनी वैकेंसी है और 20% में कितनी वैकेंसी है उसको वहाँ बोर्ड लगाना है, और 80% में जो पेशेंट एडमिट हो गए उसको शासन के रेट से ट्रीट करना ये जिम्मेदारी है करके। जिस हॉस्पिटल ने नहीं लगाया है उस पर कार्रवाई करने का महानगर पालिका को अधिकार है, कलेक्ट्रेट को अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है। इन सारी नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। नागरिकों ने भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जिन हॉस्पिटल में ऐसे साइनेज नहीं लगे उसकी शिकायत करें, महानगर पालिका स्वयं तत्काल उन पर कार्रवाई करेगी। और वे सारे ऑडिटर जितने भी है, इसमें राज भाई, ये सारे गवर्नमेंट ऑडिटर जो है ये हमने AG ऑफिस से बुलाए थे, कारण ऑडिट का काम वही लोग करते हैं और वो लोग करने के कारण 31 मार्च आ गया। अब 31 मार्च में सरकार की सारे एजेंसियों के ऑडिट होते हैं, इसलिए वो विड्रॉ होकर के अपनी अपनी जगह चले गए थे, लेकिन 1 तारीख से वे फिर से ज्वाइन हो गए। इसलिए सारे हॉस्पिटल में फिर से गवर्नमेंट ऑडिटर मिल गए हैं और गवर्नमेंट ऑडिटर हम किसी प्राइवेट कंपनी को कहीं ऑडिट के लिए भेजे और उसमें कोई खामियां आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे जी। इसलिए शासन के ऑडिटर होना नितांत आवश्यक है। इसलिए शासन के ऑडिटर फिर से उपलब्ध है। अगर कहीं भी इस प्रकार की शिकायत रहती है तो ऑडिटर के माध्यम से सॉल्व करने का महानगर पालिका आपको विश्वास दिलाती है। इसके पहले के जो आयुक्त थे नागपुर महानगर पालिका के, उन्होंने जो हॉस्पिटल्स खड़े किए थे वो कहाँ पे हैं? नीलेश भंवानी पूछते हैं। भाई, मैंने आपको बताया IGR 110 बेड की कैपेसिटी का चालू है, बताया मैंने आपको। पांचपौली में हमारा मैटरनिटी होम जो था ये केवल पॉजिटिव पेशेंट के लिए चालू रहता था जी, उसको हम अभी जनरल कर रहे हैं। 1-2 दिन में 80 बेड का वो शुरू हो जाएगा जी। ये दोनों शुरू हो जाएंगे। KT नगर को लेकर के तो बहुत सारा विवाद आयुक्त महोदय जिस समय थे उसी समय हुआ जी। आज उस समस्या का निराकरण करने के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके, वहाँ के नगर सेवकों से बात करके, वहाँ के नागरिकों से जिस वसाहत में वो जगह बनी हुई है उनसे बात करके, आप कल्पना कीजिए कि महानगर पालिका को कोई बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मिली हो और वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसी बिल्डर ने अपने स्वयं के पैसे से बना करके महानगर पालिका को दिया हो योजना के अंतर्गत, और उस जगह महानगर पालिका हॉस्पिटल खोल रही है और वो कॉलोनी से एकदम अटैच हो जी, तो नेचुरल है इस पेंडेमिक की स्थिति में वहाँ के नागरिकों ने उसका विरोध किया था जी। उन सबका विरोध संतुष्ट करते हुए हम लोगों ने सबसे चर्चा की। वहाँ के विधायक ने हमें मदद की, वहाँ के नगर सेवकों ने हमें मदद की। हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वो भी 80 बेड का हॉस्पिटल हमारा खुल करके सामने आ जाएगा। सदर का हमने 50 बेड का हॉस्पिटल था वो हमारा चालू है, IGR का हमारा चालू है, आइसोलेशन का हमारा वार्ड चालू है। सारी जगह सारी चीज़ें चालू है। कोई ये नहीं कह सकता कि अमुक चीज़ बंद है कर। हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो तकलीफ़ें चल रही हैं वो पेंडेमिक के तहत चल रही हैं। पेंडेमिक है इसलिए तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है।
लोग नाराज हो रहे हैं जब उनका कोई सगा या कोई उनका रिश्तेदार जिसकी जान बिना ऑक्सीजन के हो जा रही है। कई सारे लोग पूरा दिन चेयर पे बैठे बैठे ऑक्सीजन ले रहे हैं और उनकी मृत्यु चेयर पे बैठे बैठे हो जा रही है। ऑक्सीजन का नहीं मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तकलीफ है। राज भाई देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, भावुक तो हूँ, भावना मुझ में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोलते बोलते भी मैं भावुक हो जाता हूँ। कारण जिसमें संवेदना होती है वही मनुष्य है, जिसमें संवेदना नहीं होती वह तो पत्थर ही होगा करके। जी मैंने एक फेसबुक लाइव भेजा था जनता के बीच में, जी इसलिए भेजा था कि ये कोरोना का स्वरूप बदल रहा है। जी पहले कोरोना में व्यक्ति अपना सिटी स्कैन निकाल लेता था और सिटी स्कैन में अगर उसकी सिटी वैल्यू कम आई है तो खुश हो जाता था और निश्चिंत हो जाता था। ये कोरोना के दूसरे दौर में भी लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं, जबकि कोरोना के दूसरे दौर में कोरोना 5 दिन के बाद में ज़्यादा असर दिखा रहा है करके। मैंने बारंबार कहा था कि कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है तो हम भी इलाज का स्वरूप बदले। हम लोग सिटी स्कैन जो है ये 5वें दिन निकालें जी, और 5वें दिन निकालने के बाद जो सिटी स्कोर होता है उसके हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करें। कारण सेकंड स्टेज में जब कोरोना आता है उससे थर्ड स्टेज में जाने के लिए 48 घंटे का समय ले रहा है, इसलिए सीरियस पेशेंट एकाएक बढ़ रहे हैं। नागरिकों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वे इस स्थिति को समझे कि ये कोरोना ने स्वरूप बदला है। ये 5वें दिन के बाद ज़्यादा असर करता है और हम लोग पहले बार सिटी स्कैन निकालने के बाद जब सिटी वैल्यू नहीं रहती है, कम रहती है, तो निश्चिंत होकर जीवन जीने लगते हैं जी। और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के सामने प्रश्न खड़ा कर लेते हैं। और जब हम एडमिट होने के लिए जाते हैं, राज भाई बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, इतनी तकलीफ होती है जब किसी के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो, उसको बोलना पड़े कि नहीं मैं बेड उपलब्ध नहीं करा सकता, तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ मेरा बैठ के क्या फ़ायदा अगर मैं एक बेड भी उपलब्ध नहीं करा सकता। लेकिन एक साथ 6-6, 7-7 हज़ार पेशेंट निकलने के बाद आदमी किस स्थिति में हॉस्पिटल जा रहा है। सामान्य स्थिति में उसका ऑक्सीजन 93 से कम हो गया, उसने हॉस्पिटल जाना चाहिए, 90 से कम हो गया हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है 70 के नीचे ऑक्सीजन होने के बाद, वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है 60 से नीचे ऑक्सीजन होने के बाद। कल तो एक पेशेंट का फ़ोन आया, उसका ऑक्सीजन 40 के नीचे था। अब इतनी देर तक पेशेंट को क्यों रखते हैं? अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी ओपीडी में कोई पेशेंट ऑक्सीजन टेबल पे बैठ करके ले रहा है, पलंग पर लेट करके ले रहा है और ऑक्सीजन लेते लेते उसकी डेथ हो रही है, आप कल्पना कीजिए कि आपका सेचुरेशन अगर 40 पर आ गया तो वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद भी आपकी स्थिति वापस आने की होगी या नहीं, मेडिकल साइंस के सामने प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप नीचे टेबल पे बैठ करके ऑक्सीजन लेंगे तो नैसर्गिक रूप से आपके जीवन के अंत होने वाली बात है। इसलिए मैं नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे स्थिति बिगड़ने के बाद जो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, इसके कारण नागपुर शहर में मृत्यु की दर ज़्यादा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि शुरुआत की स्थिति में आप इलाज कीजिए। ध्यान रखिए कि कोरोना ने स्वरूप बदला है, इसलिए हमको भी इलाज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि 5वें दिन के बाद ज़्यादा प्रिकॉशन लेना। पहले कोरोना के पेशेंट को हम 5वें दिन छोड़ देते थे, कारण 3 दिन 4 दिन में उसके अच्छे लक्षण आ जाते थे, छोड़ देते थे कि अब घर में जाओ, घर में जा करके इलाज करो। आज 8 से 10 दिन लग रहे हैं। जो बेड हमारी 3 दिन में खाली होती थी, अगर वो 10 दिन के लिए ऑक्यूपाई हो रही है तो नैसर्गिक रूप से बेड उतनी संख्या में हम लोग उपलब्ध नहीं करा सके और नया स्ट्रेन इस प्रकार की त्रासदी लेकर के आएगा, इसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। इसलिए बहुत कलमेश्वर रोड पे जो हॉस्पिटल बनाया गया था उसका क्या हुआ? कलमेश्वर रोड पे हॉस्पिटल है, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बनाया तो- गया था एक हॉस्पिटल जो जिसमें बहुत सारे बेड्स लगाए गए थे, उसका देखो वीडियो राज भाई, मैं हर इस जगह बात का- चला था। नायक के रूप में कोई एक अधिकारी नायक के रूप में लोगों को नजर आता। वो अस्पताल कहाँ है? कलमेश्वर के हॉस्पिटल में किसी नायक के मौजूदगी में एक पेशेंट एडमिट हुआ था, ये बताइए 1 लाख रुपए दयाशंकर तिवारी से ले जाइए। एक पेशेंट एडमिट हुआ था, बताइए 1 लाख रुपए दयाशंकर तिवारी से ले जाइए। पर उसको बनाने के लिए तो करोड़ों रुपए आए थे, वो कहाँ गए? देखिए, अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति आज हमारे बीच में नागपुर शहर में नहीं है, उस पर मैं अनावश्यक रूप से चर्चा पर करना हजारों नहीं बेड चाहता। की बात तो हुई थी ना वहाँ पे। राज भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं नकारात्मक पर चर्चा ना हो, मैं इस मत में हूँ। मैं केवल एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि वो जो हॉस्पिटल बना था वो इंडिया टीवी में दिखा था, इंडिया टीवी में मैंने भी देखा था।
लेकिन हकीकत में वो जमीन पर एक पेशेंट भी एडमिट नहीं कर सका, एक पेशेंट भी एडमिट नहीं कर सका। मैं किसी के बारे में बुरे शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन जो यहां नहीं है उसके बारे में मैं क्या कहूं भाई। एक पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, एक पेशेंट। एक दिन बेड लगी, उसकी शूटिंग हुई, नेशनल मीडिया पर गया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैं बना रहा हूं, इस प्रकार से अपने आप को नायक स्थापित करने की किसी व्यक्ति ने कोशिश करी। एक आदमी एडमिट नहीं हुआ, एक आदमी एडमिट नहीं हुआ, एक आदमी एडमिट नहीं हुआ। मैं 2 महीने पहले राधा स्वामी सत्संग मंडल गया था, यही देखने के लिए गया था क्या होगा करके। बताया जा रहा है 5000 बेड का हॉस्पिटल जी, वहां 500-700 पलंगे पड़ी हुई है, गद्दे पड़े हुए हैं और कुर्सियां पड़ी हुई है। मैंने राधा स्वामी सत्संग मंडल के लोगों से पूछा कि भाई मैं तो देखने आया तो हॉस्पिटल कहाँ है? तो उन्होंने कहा जब से हॉस्पिटल के लिए पलंग डाली गई थी तब से गद्दे धूल खाते यहीं पड़े थे। अभी 4 दिन पहले साफ सफाई करने के लिए हमने इसको तह लगा करके रखा है करके। आप कल्पना कीजिए कि वो हॉस्पिटल बनाने का उनके मस्तिष्क में विचार आया, उन्होंने उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। सफल इसलिए नहीं हुए कि डॉक्टर गावंडे, अविनाश गावंडे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, वे उस स्पॉट पर गए। स्पॉट पर गए तो उस दिन नागपुर शहर का 46 टेम्परेचर था। 46 टेम्परेचर में एक टीन के शेड के नीचे खुले मैदान में जहां चारों तरफ से गर्म लपटें चलती है, वहां पर पीपीई किट पहन करके कोई व्यक्ति काम कर सके। उन्होंने कहा कि 10 कदम चलने के बाद बेहोश होकर के डॉक्टर ही नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ काम नहीं हो सकेगा। इसलिए टेक्निकली यह जगह बरोबर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और तात्कालीन नायक ने उसी दिन निर्णय ले लिया कि इसको शुरू नहीं करना है करके। और आप सुनना चाहते तो आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक मित्र है, उसका नाम है चंदू राजूरकर। मेरे महापौर बनने से पहले वो मेरे पास आया और मुझसे कहा कि भैया कर्मेश्वर के हॉस्पिटल के लिए मैंने कूलर का टेंडर भरा था, मेरी ईएमडी वापस नहीं मिल रही, आप उसके बारे में कुछ कार्रवाई कीजिए। मैंने वो फाइल बुलाई कि भाई इस व्यक्ति को ईएमडी क्यों नहीं वापस दी गई। तो उन्होंने बताया, आप ध्यान से सुनिए राज भाई जी, मई महीने में वो टेंडर निकला था, मई महीने में टेंडर निकला था जी, और मई महीने में टेंडर निकलने के बाद में उसमें 4 बीडर ने बीड किए थे जी, लेकिन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ये नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए उसको रीटेंडर के लिए तात्कालीन नायक के पास भेजा गया जी। तात्कालीन नायक ने 2 जून में कहा कि इस टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं, इसको रख दो। इसका मतलब है वो 2 जून को मानसिक रूप से तैयार था कि यह हॉस्पिटल शुरू नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने इंडिया टीवी में इंटरव्यू दिया और 20 तारीख की महानगर पालिका के सभागृह में हमने प्रश्न किया था कि आपके प्रेस नोट में लिखा है कि 500 बेड और आपने प्रसारित किया 5000 बेड। अगर 500 बेड का दवाखाना है तो इंडिया टीवी का जो न्यूज़ आ रहा है उसमें 700 से ऊपर के नंबर क्यों दिख रहे हैं करके। ये जगलरी की आवश्यकता क्या है? क्यों लोगों को मूर्ख बनाते हो आप? और जो चीज पैदा ही नहीं हुई उस पर चर्चा करके इस पेंडेमिक के समय में अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अक्षण कुमार काम्बले देख रहे हैं ये इंटरव्यू और वो पूछते हैं कि हर पेंडेमिक में सेकेंड वेव आता है, 18 से 40 साल के लोगों को पहले देना चाहिए था वैक्सीनेशन। ये लोग पैसे कमाने बाहर जाते हैं, 60 साल वालों को प्रायोरिटी दिए हैं जो घर बैठे हैं, बैठ के रह सकते हैं। पहले 18 से 40 वालों को देते तो इतना सेकेंड वेव बढ़ता ही नहीं। राज भाई, ये प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर देने लायक मैं हूं नहीं, कारण ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा नहीं है। ये सारी की सारी गाइडलाइन कि वैक्सीनेशन किसने लेना चाहिए, किस उम्र के लोगों ने लेना चाहिए और किसको देना चाहिए, सारी की सारी गाइडलाइन जो है ये केंद्र सरकार के माध्यम से निर्धारित होती है। इसलिए इस उत्तर देने के पात्र मैं अभी नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं केंद्र के किसी ओहदे पर होता तो मैं इस बारे में उत्तर अधिकृत रूप से दे सकता था। नागपुर महानगर पालिका के जितने अस्पतालों में प्रॉब्लम जारी है उतनी ही प्रॉब्लम जो घाट है वहाँ पर भी जारी है। नागपुर महानगर पालिका के जितने भी घाट है वहाँ पर 2500 रुपये लिया जा रहा है अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए, अवैध रूप से 1500 रुपये लिया जा रहा है। राज भाई देखिए, 2 प्रकार के विषय है। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के घाट में निःशुल्क दहन होना चाहिए जी। ये विषय नागपुर शहर में रखने वाला पहला व्यक्ति कोई था तो दयाशंकर तिवारी ही था। और जब आयुक्त ने पूछा था कि इसके पैसे कौन देगा तो मैंने कहा था मेरी संस्था निःशुल्क दहन करेगी करके।
देवेंद्र जी महापौर थे, उन्होंने निर्णय भी लिया मेयर इन काउंसिल में। उसके बाद महानगर पालिका ने खुद निर्णय लिया कि नहीं, वो स्वयं निःशुल्क दहन करेगी। महानगर पालिका निःशुल्क दहन करती थी जी। पूरे महाराष्ट्र में। सबसे पहले वर्धा शहर ऐसा है जहां निःशुल्क दहन होता था। वर्धा के बाद नागपुर महानगर पालिका ने निःशुल्क दहन करना चालू किया। उसके बाद बाकी शहरों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया। बीच में एक प्रस्ताव आया राज भाई, प्रस्ताव एक सामाजिक संस्था की तरफ से आया कि भाई महानगर पालिका अगर फुकट में लकड़ी देते रहेगी तो फिर डीजल की भट्टी में शव दहन की प्रक्रिया को हम कब शुरू करेंगे। अगर लकड़ी फुकट में मिल रही है इसलिए हर आदमी लकड़ी में जलाएगा जी, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई डीजल की भट्टी निःशुल्क रहेगी और लकड़ी के पैसे लगेंगे। हमने कहा कि नहीं भाई, ये बात उचित नहीं है। लोग अपने हाथ से अग्नि देना चाहते हैं, इसलिए उनकी भावना को हमने अंगीकृत करते हुए इस बात को नहीं लेना चाहिए। एक संस्था की तरफ से लिमिया जी है, उनकी संस्था ने यह जो घास होती है, पत्तियां होती है, छोटी डंगालें होती है, यह जो सूखी टहनियाँ पतझड़ में गिर जाती है, ये सारी जमा करके उससे फायर ब्रिगेड बनती है जी। ये फायर ब्रिगेड यानी जिसको हम जलाऊ ईंट भी कह सकते हैं जी। उसके माध्यम से दहन का प्रस्ताव लाया। और उन्होंने रखा कि भाई इससे जो जलाएगा वो निःशुल्क, और जो लकड़ी से जलाएगा उसके लिए हम लोग पैसे लेंगे करके। जी। विषय इसलिए अच्छा था कि भाई इसमें भी दहन देने की सुविधा है, यह भी लकड़ी है और वह भी लकड़ी है जी। लेकिन अगर हम फायर ब्रिगेड से दहन करते हैं तो कम से कम एक प्रेत के पीछे 6 टन 7 टन लकड़ी हम बचा सके तो झाड़ों की रक्षा तो हम कर सकते हैं ना। इसलिए महानगर पालिका ने ऐसा निर्णय लिया कि फायर ब्रिगेड से जो दहन होगा वो निःशुल्क होगा और लकड़ी से जो दहन होगा उसके लिए पैसे लिए जाएंगे। जी। ये पैसे कमाने के लिए नहीं लिया, लोगों की प्रवृत्ति लकड़ी से दहन से अलग हो, लोग फायर ब्रिगेड से अग्नि जलाए, लोग डीजल भट्टी में जाए, लोग गैस की भट्टी में जाए, इस दृष्टि से महानगर पालिका ने यह निर्णय लिया। आज भी महानगर पालिका के घाट पर डीजल भट्टी में, गैस भट्टी में, साथ ही साथ में फायर ब्रिगेड से जलाने में निःशुल्क दहन आज भी है। लेकिन लकड़ी आपको लेना है तो उसके लिए आपको लकड़ी का शुल्क देना पड़ता है। इस प्रकार का नियम है और उसकी रसीद मिलती है, अवैध नहीं है, उसकी रसीद मिलती है। इस पेंडेमिक के समय में मैंने आपको पहले कहा कि 2 चीजें हैं कि पेंडेमिक को लेकर के हम राजनीति करें या पेंडेमिक को लेकर के जो सच्ची स्थिति है लोगों के सामने हम लाएं। लेकिन क्या इस पेंडेमिक, जब आप ये शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप महापौर हैं शहर के, क्या ये पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए क्या इस वक्त निःशुल्क नहीं हो सकता? ये उसके पीछे की जो संवेदना है उसको आप समझिए ना। क्या आपको ऐसा लगता पेड़ काटना बंद नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। आप एक पेड़ लगाए, उसकी अपेक्षा आपने 10 पेड़ बचाए, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप फायर ब्रिगेड में बॉडी जलाते हैं जी तो 6 टन लकड़ियां बचती है। एक पेड़ जब 10-11 साल का होता है तो 6 टन लकड़ी देता है। एक 11 साल के पेड़ को आपने बचाया, इतना एक बॉडी अगर आप लकड़ी से ना जलाए तो बचत होती है करके। इस दृष्टि से उस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं लकड़ी से ही बॉडी जलाऊंगा, इसकी जगह मैं फायर ब्रिगेड में बॉडी जलाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो पाता हूं भाई? मैं गोबरी में जलाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो पाता हूं भाई? जो व्यवस्थाएं वहां पर निःशुल्क उपलब्ध है उसमें मैं जलाना ना चाहूं और निःशुल्क व्यवस्था का मैं वापर नहीं कर रहा हूं, इसका दोष भी महानगर पालिका पर लगाना चाहूं तो ये कहां तक जायज है भाई? लकड़ियों से लोगों की भावना जुड़ी है, शायद इसीलिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। शायद लोग भी ये बात समझे, जिन्होंने पूछा है उन तक शायद ये समझदारी पहुँचे। होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के हाथ में स्टैंप नहीं लग रहे हैं, कॉरपोरेशन से कॉल आता है, मेडिसिन भी बराबर मिल रही है, धन्यवाद भी करते हैं उमेश ढूंढने आपको, लेकिन कहते हैं सर स्टैंप लगाना चाहिए। राज भाई, ये स्टैंप हम लगाने के बाद सैनिटाइजर से अपने हाथ से ही साफ कर लेते लोग। ये सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और हमारा स्टैंप उससे निकल जाता है। ये ऐसा बार बार देखने में आया तो फिर तो बड़ा विचित्र सी स्थिति थी जी। हाँ, हमने एक नई व्यवस्था को ईजाद किया है जिससे हम लोग उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। 1-2 दिन में जब वो कार्यान्वित हो जाएगी तो अखबार के माध्यम से लोगों को सूचना मिल जाएगी। महानगर पालिका अपने घर में बैठे बैठे कौन व्यक्ति बाहर घूम रहा है पॉजिटिव होने के बावजूद, ये शहर में लगे हुए कैमरे के माध्यम से कैच कर लेगी और उस पर चालान बनाना चालू कर देगी।
व्यक्तिगत रूप पे अश्विन मेहाड़िया जी जो एनबीसीसी के चीफ हैं वो आपका बहुत आदर करते हैं, आपको बड़ा भाई मानते हैं, आपको अपना गुरु मानते हैं। लेकिन जिस दिन आपने उस दिन मेंशन भी किया था कि जब मैंने आपसे बात करी थी कि आपको बहुत दुख हुआ जब पूरे व्यापारी सड़क पर उतरे थे विरोध करने के लिए। आपको उनकी परिस्थिति के बारे में पूरा ज्ञात है, फिर भी आप उनसे नाराज थे, क्यों? नाराज किससे हुआ जाता है राज भाई? अपनों से ही हुआ जाता है ना जी। जहाँ अपनापन हो वो तकलीफ समझे या अपेक्षा होती है, इसीलिए अपनों से ही नाराजी हो पाती है। किसी तीसरे व्यक्ति से आदमी क्या नाराज होगा, और नाराज हुआ भी तो उस पर उसका असर क्या पड़ेगा। इसलिए जहाँ अपनापन हो, जहाँ आत्मीयता हो, वहीं कहीं ना कहीं नाराज़ी होती है। और मैं तो इस मत का हूँ कि इस बिगड़े हुए वातावरण में मैं सबसे कहता हूँ, जिस दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ ना राज भाई, मैंने आह्वान किया था कि कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष, शिवसेना का वार्ड अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष, बीएसपी का वार्ड अध्यक्ष, जितने राजनीतिक दल के वार्ड अध्यक्ष है, वह अपने घर में बैठ कर के लोगों के नाम ऑनलाइन रजिस्टर करे, मेयर ऑफिस को सूचना करे, हम उसके घर तक बस को भेजेंगे। पेंडेमिक ये राजनीति का विषय नहीं है। महापौर ये राजनीति के लिए महापौर का पद नहीं होता। महापौर इस शहर का गार्जियन होता है, पालक होता है। वह गैर राजनीतिक दृष्टि से, इस गार्जियन के दृष्टि से शहर के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसी उससे अपेक्षा होती है जी। और मैं 100% कोशिश करता हूं कि मैं उस अपेक्षा में खरा उतर सकूं करके। मैं उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं, इसको मैं तो जज नहीं कर सकता। जो इस शहर की जनता है वही इस बारे में निर्णय लेगी, कारण सामाजिक जीवन में काम करने वालों का निर्णय तो जनता ही लिया करती है जी। और इसलिए हकीकत में हम जिस पद पर बैठे हैं, ये पद आज है, कल नहीं रहेगा। हम एक सामान्य नागरिक के तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, तो कम से कम पद पर बैठे हुए हमसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जब हम सामान्य नागरिक के बीच में जाए तो हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण तिरस्कार का होना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य ने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समीक्षा शारजा से देख रही हैं आपको। समीक्षा पूछती हैं, काका हम कब नागपुर वापस आ पाएंगे? मैं समीक्षा से इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी राज भाई के साथ बैठ कर के हम परिस्थिति की समीक्षा ही कर रहे हैं और ये लड़ाई केवल प्रशासन अकेले नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई में आवश्यकता है लोगों के सहयोग की, व्यक्तिगत अनुशासन की। मैं व्यापारियों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सब्जी वाला मास्क नहीं लगाता। मैं सब्जी वालों से बात करता हूं तो कहते हैं कि व्यापारियों की दुकान में भीड़ होती है। मैं फिर व्यापारियों से बात करता हूं तो कहते हैं कि फेरी वालों ने तो सबने सब्जी और फल बेचने चालू कर दिया, उनको दूसरा सामान नहीं मिल रहा तो ये बेच रहे हैं। एक दूसरे के बारे में टीकारोपण करने से कोरोना समाप्त नहीं होगा। हमको निर्णय लेना पड़ेगा। हमने निर्णय लिया ना कि जो मास्क नहीं लगाएगा मैं उससे सब्जी नहीं लूंगा, तो सब्जी बेचने वाला मास्क लगाने लगेगा। हमने निर्णय लिया ना कि जो मास्क नहीं लगाएगा उससे मैं फल नहीं लूंगा, वो मास्क लगाना लगेगा। और सब्जी वाले ने निर्णय लिया ना कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको सब्जी नहीं दूंगा, तो खरीदने वाले को भी मास्क लगाना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अनुशासन का विषय है, व्यक्तिगत अनुशासन। इस व्यक्तिगत अनुशासन से ही कोरोना पर हम लोग प्रतिबंध लगा सकते हैं। बार बार कोरोना का प्रोटोकॉल, कोरोना का प्रोटोकॉल, कोरोना का प्रोटोकॉल, कोरोना का प्रोटोकॉल। क्या आप मास्क लगा करके रहिए, आप सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कीजिए। इतना ही है। इसको अगर हमने अच्छे से कर लिया ना, और होम आइसोलेटेड पेशेंट ने होम आइसोलेशन का समय 14 दिन का अच्छे से घर में गुजार लिया ना, तो 14वें दिन दयाशंकर बाहर आया ना। 100% ऊर्जा लेकर नहीं आया, लेकिन बात कर रहा है इतनी देर तक, इस ऊर्जा के साथ तो आया ना। और कोरोना में गला खराब होता है, मैं 1-2 बार भरे खासा हूं जी, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब मैं सुधार होकर के बाहर आया हूं ना। इसलिए आया हूं कि मैंने एकांतवास के 14 दिन को संजीदगी के साथ में डॉक्टर की सारी सूचनाओं का पालन करते हुए मैंने वापरा। मैंने पानी का गलगला भी किया, मैंने स्टीम भी लिया, मैंने दवाई भी ली, मैंने हल्दी का पानी भी पिया, मैंने वो सब किया जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। होम आइसोलेशन पेशेंट अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो एक पेशेंट 100 लोगों को प्रभावित करता है। पॉजिटिव पेशेंट ने घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबसे बड़ा कोरोना को रोकने के लिए वही आपकी आवश्यकता है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस परिवार के सारे लोग पॉजिटिव है ना, मैं निवेदन करना चाहूँगा
कि उस परिवार के पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उसके घर में फल, सब्जी, दूध, बेकरी आइटम, इसकी पूर्ति उन्होंने करनी चाहिए। कारण अगर आप पूर्ति नहीं करेंगे तो लेने के लिए बाहर निकलेगा, और लेने के लिए बाहर निकलेगा तो बाजार में जाएगा तो 100 लोगों को प्रभावित करेगा। अगर आपने एक होम आइसोलेशन परिवार की मदद की और शहर के 100 लोगों को उससे प्रभावित होने से बचाया, तो आप वो कोरोना योद्धा रहोगे जिसने 100 लोगों को पॉजिटिव होने से बचाया। आपसे बड़ा श्रमदान किसी ने नहीं किया। आप आपके मोहल्ले में हो ना, आपके मोहल्ले में कौन पॉजिटिव है, महानगर पालिका का स्टिकर लगने के बाद पता चलता है ना। आप उस परिवार के बारे में जानकारी लीजिए, कितने लोग पॉजिटिव है, परिवार को अड़चन है तो मदद कीजिए। और संयुक्त परिवार टूटते चले जा रहे हैं, इसलिए सब अपने पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ अलग हो जाते हैं। और घर में अलग अलग किचन होने के कारण भी बहुत सारे परिवार में रहते तो एक बिल्डिंग में हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। अरे भाई, ये पेंडेमिक की स्थिति में आपस के झगड़े भूल जाओ। आप भाई भाई हो, भाई बहन हो, एक दूसरे की मदद करो। अगर कोई पॉजिटिव हुआ है तो उसके घर की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप तैयार हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्जी फुकट में दो, दूध फुकट में दो, बेकरी आइटम फुकट में लो, हर चीज़ का बाजार शुल्क उनसे लो, लेकिन उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था आप करके दो। आप ये व्यवस्था खड़ी करेंगे ना, यकीन मानिए कोरोना की चैन तोड़ने में सबसे बड़ी क्रांति जो पॉजिटिव है उसको घर के अंदर रोकने में है। वो करने के लिए शहर की जनता ने समग्र रूप से सामने आना चाहिए। ये मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। ये सवाल मेरे मन में था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ नीरज राउत का, जिन्होंने सवाल आपसे पूछा। मुझे मालूम है आप ये सवाल सुन के हंसेंगे, लेकिन ये सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। दया भैया भी बीजेपी से हैं, तो मेरा एक सवाल ऐसा, नीरज राउत कहते हैं कि इस लॉकडाउन में सब बंद है, किसी को बाहर नहीं जाना है, बिजनेसमैन को काम नहीं करना है, ठीक है, पर इस कंडीशन में भी नेता लोग सभा की परमिशन कैसे और क्यों मिल रही है? देवेंद्र फडणवीस जी ने सभा करी पंढरपुर में, अजीत पवार जी ने सभा करी पंढरपुर में। देखिए भाई, नागपुर में तो कोई सभा नहीं हुई है, इतना मुझे मालूम है। पंढरपुर में वहाँ एक विधानसभा में चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता के कारण जो सभाएं होती है वो शासन के प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही होती है, शासन द्वारा निर्धारित की गई संख्या पर ही होती है, और शासन के दिशा निर्देशों के आधार पर ही होती है। इसलिए वहाँ जो सभाएं हुई होगी वे सारी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। कारण चुनाव, आचार संहिता, प्रशासन, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, यह सब पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत वे सारे अधिकारी हैं जिनको कोरोना रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, और वो अगर अनुमति देकर के कर रहे हैं तो सारी संजीदगी का, सारी सुविधाओं का, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों के मन में बहुत दर्द है, लोगों के मन में बहुत तकलीफें हैं। एक तरफ डर है कहीं घर के किसी सदस्य को कोरोना ना हो जाए, और बाहर बेड की किल्लत जिस तरह से दिख रही है, कहीं वापस से उनको बेड की ढूंढना ना पड़े। उनको इंजेक्शन को लेकर भी दिक्कत है, ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत है, वेंटिलेटर को लेकर दिक्कत है, ये सब चीज़ें तो हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के व्यवसाय खराब हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अगर किसी के घर में अनाज खत्म हो जाए तो वो क्या करे? अब तो एनजीओज भी काम करते नजर नहीं आ रहे। राज्य सरकार ने कल जो बंद का निर्णय लिया है उसमें बहुत सारे वर्गों के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग योजनाएं दी है, वे कार्यान्वित होगी ऐसा मुझे लगता है। और जिसे रोज हाथ और मुंह की लड़ाई लड़नी पड़ती है उसके घर तक वो सुविधा पहुंचेगी, ऐसी मैं शासन के माध्यम से अपेक्षा भी करना चाहता हूं। और शासन ने पूरी ताकत के साथ इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से पहले लॉकडाउन में केंद्र सरकार के माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके, अनाज से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक सारी सुविधा केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई थी, वही राज्य सरकार ने कराने का निर्णय लिया है। उसने प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पर यह ठीक तरीके से लागू होना चाहिए, इस दृष्टि पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रही बात जो विषय मन में बार बार उठ रहे हैं, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, आपको कोरोना हो गया तो डरो मत, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। शुरुआत में जांच कराओ, आप जांच कराने में विलंब मत करो। अगर बुखार है तो जांच कराओ, पेट में दर्द है तो जांच कराओ, हाथ पैर में दर्द है तो जांच कराओ, सर में दर्द है तो जांच कराओ। जांच कराने से डरो नहीं। अगर इनिशियल स्टेज में आपने कोरोना की जांच करा ली और इनिशियल स्टेज में आपने मेडिसिन ले ली तो 4 से 5 दिन में आप इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि आप में कमजोरी भी नहीं आती करके। साक्षात उदाहरण हूं मैं आपके सामने।
मैंने आपको बताया कि मैं तो कमजोरी भी फील नहीं कर रहा था। मेरे एक कर्मचारी ने मुझे सूचित किया कि आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, आप चेक करा लो। आवश्यकता नहीं थी मेरे क्लास 4 के कर्मचारी की बात को मैं समझूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो रोज वही व्यक्ति मुझे पानी पीने के लिए देता है, और जो मुझे रोज पानी पिला रहा है वो व्यक्ति की बात को मैंने मानना चाहिए। मैंने माना, चेक कराया, पॉजिटिव निकल गया। शायद मैं 4 दिन बाद चेक कराता तो मेरी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती और मुझे सुधरने में समय लगता था। इसलिए कोई भी सिम्टम्स ना हो, कहीं भी मन में प्रश्न उठा तो आप चेक करा लीजिए। चेक कराने में कोई बुरा नहीं है। पॉजिटिव आ गया तो इलाज हो जाएगा, निगेटिव आ गया तो खुशी की बात है। और एक बार इनिशियल स्टेज में चेक होने के बाद हमारे स्वास्थ्य पे अगर हमने औषधि लेकर के इलाज कर लिया तो हम सेकंड स्टेज पे नहीं जाएंगे। अगर सेकंड स्टेज पे नहीं गए तो ऑक्सीजन की बात नहीं आएगी, बेड की बात नहीं आएगी, एडमिट होने की बात नहीं आएगी। प्राइमरी स्टेज में इसका डायग्नोज होना नितांत आवश्यक है। इसलिए उस बात पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। डरे नहीं कोरोना से। एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें एक डायलॉग है, जो डर गया आगे मैं नहीं कहूँगा। दया भैया, जिस किस्म की ये मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे, ये बात समीक्षा भी बार बार पूछ रही हैं, तो जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो लोग भी बाहर घूम रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाए? क्या इन्हें, जैसे बीच में जब शुरुआत का दौर था तब बसेस भर भर के क्वारंटाइन सेंटर्स लेकर जाया जा रहा था पेशेंट्स को, जिनकी रिपोर्ट आती थी पॉजिटिव उनको तुरंत में लेके जाया जा रहा था शहर के बाहर या ऐसी कोई जगह जहां पर पेशेंट्स का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और उन्हें बाद में शहर के अंदर आना जाए जब वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाए। रज भाई, जिस समय उनको वहां जब क्वारंटाइन किया जा रहा था ना, तब यही जनता प्रश्न करती थी कि होम क्वारंटाइन क्यों नहीं अगर मेरे घर में सुविधा है तो। जी। और आज होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तो यही प्रश्न कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्यों नहीं। मैं प्रश्न से भागना नहीं चाहता और मेरे स्वभाव में भी नहीं है जी। कारण मैं खो खो नहीं, मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ। आखिरी दम तक तू करने वाला हूँ। खो खो का खिलाड़ी तो खो देकर के दूसरे खिलाड़ी को दौड़ने के लिए तैयार कर सकता है जी। प्रश्न ऐसा है कि जब 2000, 2500, 3000, 4000 पेशेंट पॉजिटिव है जी, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना बहुत आसान है जी। लेकिन जब 40-40 हज़ार लोग होम क्वारंटाइन है तो 40,000 लोगों की रहने की व्यवस्था और संसाधन खड़ा करना अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा मैन पावर वहाँ लगा देना है। ऐसी अवस्था में जब पेशेंट को आइसोलेट करने की घर में व्यवस्था है और पेशेंट अपनी मटरगश्ती करने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए बाहर घूम रहा है, मैंने निवेदन किया, क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो प्रश्न कर रहा है कि पॉजिटिव पेशेंट बाहर घूम रहा है, ये प्रश्न इसलिए कर रहा है कि उसे मालूम है कौन पॉजिटिव और बाहर घूम रहा है। क्या उसने किसी पॉजिटिव पेशेंट की शिकायत करी कि ये बाहर घूम रहा है करके? आपके पड़ोस का कोई पॉजिटिव अगर रास्ते पर दिखता है, आप महानगर पालिका को शिकायत कीजिए, हम उस पर 5,000 रुपये दंड करेंगे। एक बार 5,000 दंड हो गया तो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा। आप शिकायत तो कीजिए, व्यवस्था को बनाने में सहयोग तो कीजिए। आपका पड़ोसी बाहर निकलता है तो आपको पड़ोसी धर्म दिखाई देता है, आप उसकी शिकायत नहीं करेंगे। पड़ोसी धर्म निभाइए, उसको घर में रोकिए और कहिए कि भाई हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं, तो घर में रहेगा तो पड़ोसी उससे प्रभावित नहीं होगा। अगर घर से बाहर निकला तो पड़ोस भी प्रभावित होगा। और उसके घर की सुविधाएं जो है, सब्जी लाना है, दूध लाना है, ये नैसर्गिक बात है, ब्रेड पकौड़ा लाना है, ये आप ला करके दे दीजिए। होम क्वारंटाइन पेशेंट की मॉनिटरिंग सबसे बड़ी अड़चन नागपुर शहर में हो रही है और पूरे इस पेंडेमिक में हो रही है, सभी शहरों में हो रही है। हमने तो उस पर एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला है कि हमारी फेस रीडिंग के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अब वो 2 दिन बाद जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और हम उसको क्रियान्वित कर पाएंगे, तो हम लोग अभी जब प्रैक्टिकली जब बात कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल में ये अड़चन आती है कि जो हमारा आदमी ट्रेस हो रहा है कैमरे से, वो आदमी से पूछो तो उसके घर में कोई आदमी नहीं था, इसलिए वो सब्जी लेने बाहर गया था। अरे भाई, पड़ोसी से क्यों नहीं बुला लिया? तो पड़ोसी मैं पॉजिटिव हो गया, इसलिए मेरे से बात भी करना नहीं चाहते। पॉजिटिव पेशेंट बाहर नहीं निकले तो उसकी संसाधन उसके घर में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक व्यक्ति के रूप में आपकी भी होनी चाहिए। और मैं तो पॉजिटिव पेशेंट से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई अड़चन है तो हमारे जोन के नंबर है, उन नंबर पर आप फ़ोन कीजिए।
हम वहाँ से आपको सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ से आपके बस्ती के एनजीओ को प्रोत्साहित करेंगे कि वो आपके घर की सुविधा का संचालन कर सके करके, लेकिन आप बाहर मत निकलिए। मेरे आखिरी के 2 सवाल रहेंगे आपसे। एक सवाल ये कि जिसके घर में एक पॉजिटिव पेशेंट मिलता है, जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, उसकी डिटेल्स नागपुर महानगर पालिका के पास जमा हो जाते हैं, क्या उसके घर के बाहर ऐसा कुछ स्टिकर नहीं लग सकता, कुछ ऐसा जिसके थ्रू किसी को ये पता चल जाए कि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट है और कोई कार्यकर्ता जाकर वहाँ पर पूछ ले कि किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो मदद उनको कर दे? नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से, यानी एक तो शासन का प्रोटोकॉल ऐसा है कि उसका नाम आपको पब्लिकली जाहिर नहीं करना है, डिक्लेयर नहीं करना है। अच्छा, शासन का प्रोटोकॉल है ओके, कि आप सार्वजनिक तौर पे पेशेंट का नाम जाहिर नहीं कर सकते करके, इसलिए हम उसको सार्वजनिक तौर पे जाहिर नहीं कर सकते। उसके घर के सामने हम लोग स्टिकर लगाते थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हम घर के सामने स्टिकर भी नहीं लगा सकते। अच्छा, यानी हम उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं लगा सकते। तो हर चीज़ में अगर कोर्ट इस प्रकार से दखलंदाजी देने लगे तो प्रशासन को काम करते समय अड़चने तो होती तो है। फिर वे चौक से नंबर डाल करके लिख करके आना महानगर पालिका चालू कर देती है, और महानगर पालिका के 10-12 लोग एक साथ घर में आकर अगर पूछताछ कर रहे हैं तो और जो पॉजिटिव हुआ उसके घर के 10 घर इधर और 10 घर उधर बाजू में पूछताछ कर रहे हैं तो पता चली जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं समय व्यतीत करने के लिए वहाँ स्टिकर नहीं लगा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला, ऐसा ना कहें। आपका जब होम सर्वे होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, इसलिए आपकी जानकारी में यह बात होती है। आप एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका में आए और उसको घर के अंदर रहने के लिए बाध्य करें और उसको तकलीफ ना हो, उसकी तकलीफ का निराकरण करने के लिए मदद करें। यही मैं अपेक्षा आपके माध्यम से करना चाहूँगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी से भी हैं इसलिए मेरा ये पूछना ज़रूरी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाकर पेशेंट्स के बिल कम करवाने की भूमिका इस वक्त निभा रहा है, क्या ये भूमिका सही है और क्या उन्होंने ये चीज़ करना चाहिए? केवल भारतीय जनता युवा मोर्चा ही क्यों, ये सारे सामाजिक संगठन जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, अगर किसी की भी प्रकार की शिकायत आती है कि कोई व्यक्ति शासन के नियमों के विपरीत काम कर रहा है तो उसे शासन के नियमों के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य करने के लिए सकारात्मक भूमिका उठानी चाहिए। अगर युवा मोर्चा यह काम कर रहा है तो उसका साधुवाद देता हूँ। बाकी संगठनाएं भी जो काम कर रही है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एनजीओ का एकदम से रोल कम नज़र आ रहा है। पिछले साल जब इस किस्म की चीज़ हुई थी, टोटल लॉकडाउन हुआ था, तब एनजीओ ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया था। क्या हुआ एनजीओ को? देखिए, पिछले समय की तुलना अभी से नहीं हो सकती। अभी पेशेंट बढ़े हैं, पिछले समय भूखों की संख्या बढ़ी थी। पिछले समय की आवश्यकता अलग थी, अभी की आवश्यकता अलग है। पिछले समय एनजीओस के काम करने के लिए डिफाइन था कि एनजीओस को क्या करना है, तो सैनिटाइज़र बांटना है, मास्क बांटना है, अवेयरनेस करना है, अनाज के किट बांटना है, पका हुआ खाना बांटना है। ये एक तय सिस्टम था जी। राज भाई को लगा उनको बांटना है, राज भाई बांटते थे। दयाशंकर को लगा दयाशंकर को बांटना है, दयाशंकर बांटता था। कृपाशंकर को लगा कृपाशंकर बांटता था। उमाशंकर को लगा उमाशंकर बांटता था जी। एक पैटर्न फिक्स था, उस फिक्स पैटर्न में सब लोग काम करते थे जी। और उसमें सूखा आइटम बांटने में किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं थी, अनाज की किट बांटने में, इसलिए बड़े प्रमाण में लोगों ने सहयोग किया जी। लेकिन अभी जब पेंडेमिक बढ़ा है तो इस समय किसी को अनाज की किट देना यह विषय नहीं है, किसी के घर में पका हुआ भोजन देना यह विषय नहीं है, सारे विषय बदल गए हैं। अब मानवीय रूप से उसको मदद आपकी क्या करना है, तो जो होम आइसोलेटेड है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैं तो सारे एनजीओ से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में उन्होंने काम करना चाहिए करके। महानगर पालिका आने वाले समय में 500 बेड का अपना स्वयं का हॉस्पिटल शुरू कर रही है। मैंने कल एक एनवीसीसी के कार्यक्रम में आह्वान किया कि 5000 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, 5000 जिन्होंने 2 वैक्सीन पूरे ले लिए हैं और 7000 पेशेंट निकल रहे हैं जी। महानगर पालिका निवेदन पर निवेदन दे रही है, विज्ञापन पर विज्ञापन दे रही है, मेगा भर्ती अभियान चला रही है, लेकिन हमारे पास वो मैन पावर डॉक्टर के रूप में नहीं मिल पा रहा है। आपने सुना होगा आज अखबार में बहुत दुखी की खबर है जी कि WCL ने जिला परिषद का एक हॉस्पिटल दत्तक लेकर शुरू किया। वहाँ मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं था और वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, 4 लोगों की मृत्यु हो गई जी।
हॉस्पिटल का संचालन करना है तो मैन पावर आवश्यक है, उस पर ध्यान देने वाला आवश्यक है। केवल पलंग लगा लेकर के सिलेंडर लगा लेने से हॉस्पिटल चालू नहीं होता। किस व्यक्ति को कितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, उस प्रेशर के बाद उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी निगरानी रखने के लिए मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए आपके पास में मेडिकली एजुकेटेड पर्सन ही लगेगा। और शासन की गाइडलाइन डिफाइन है कि कौन से व्यक्ति को रखना है करके, और उस कैपेसिटी के व्यक्ति रखने के लिए महानगर पालिका के बार बार विज्ञापन के बाद भी उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मिल रहे, जबकि महानगर पालिका भारत की एकमात्र महानगर पालिका है जो शासन निर्धारित दरों से ज्यादा पैसे देकर के एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार है करके। इस शहर में जो डॉक्टर हैं जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अब महानगर पालिका जो मानधन दे रही है आपके सामने वो निग्लिजिबल होगा, कारण आपका व्यक्तिगत व्यवसाय, आपका व्यक्तिगत क्लिनिक उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपके लिए देता है। लेकिन आप इस शहर के वासिंदे हो, इस शहर के नागरिक हो, इसी मिट्टी में आप पले हो, और जिन लोगों ने आपके साथ बचपन में खेला है, आपके साथ पढ़ा है, आपके साथ किलकारी ली है, वही लोग आज पेशेंट के रूप में आपकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, जिनके साथ आपने बचपन में बैठ करके मिट्टी में खेला, उनका शरीर मिट्टी में मिलने से पहले आप उनकी मदद कर सके करके? मैं ये नहीं कहता कि महानगर पालिका का मानधन लेकर के काम करो। क्या इस शहर के 5000 डॉक्टर की प्रतिनिधि संस्था IMA के माध्यम से आप कुछ ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं कि महानगर पालिका 500 बेड का दवाखाना तय करे? हम ये 15 MD डॉक्टर है, जो 15 MD डॉक्टर अपने रोज की ड्यूटी में से 2-2 घंटे नागपुर महानगर पालिका के लिए देंगे और इसके संचालन की जिम्मेदारी हम लेते हैं करके। लेकिन डॉक्टर्स की भी तो नाराजगी है ना। डॉक्टर्स को कभी आपने सब्सिडी रूप से कुछ दिया नहीं, ना पानी दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना लोन्स दिए, ना कुछ दिया। अभी पेंडेमिक आया तो सबको डॉक्टर्स की याद आई, उसमें भी लोग हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं। चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, ये कहां तक सही है? आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल आपको लूट रहा है, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि आप सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? ऐसा डॉक्टर्स का बोलना है। अरे भाई, मैं दोनों, आप ही दोनों प्रश्न कर रहे हैं जी, आप ही दोनों प्रश्न कर रहे हैं, और ये आप नहीं कर रहे। हाँ, पब्लिक प्रश्न पूछ रही है और आप उससे पूछ रहे हैं, आप प्रतिनिधिक रूप में कर रहे हैं। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर अन्याय कर रहा है, पब्लिक की भूमिका है, तो प्रशासक तो अन्याय करने के लिए पैदा होता है, ये भी भूमिका होनी चाहिए। अगर शासन ने किसी प्रकार से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके दी है, आपको हॉस्पिटल की अनुमति से लेकर के शासन किन दरों में देता है, आप कल्पना कीजिए। हॉस्पिटल संचालन करने के लिए महानगर पालिका आपको जो अनुमति देती है वो कितने पैसों में देती है, और होटल चलाने के लिए महानगर पालिका जब अनुमति देती है तो कितने पैसों में देती है? एक बार दोनों प्लान को चेक तो कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा दोनों में कितना अंतर है। तो क्या हॉस्पिटल्स पे आप कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर्स पे आप कार्रवाई करेंगे? ये जो 5000 डॉक्टर्स है जो काम नहीं कर रहे, जिनको आपने वैक्सीनेशन दे दिया, जो आकर आपकी मदद नहीं कर रहे, क्या आप उन पे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो शहर के कोई काम नहीं आ रहे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि उन्होंने करना चाहिए, और डॉक्टर को हम लोग नोबल प्रोफेशन में जानते हैं जी। मैंने बचपन में यही सुना कि 2 ही चीज ऐसी है जिनको लोग गाली नहीं देते, एक डॉक्टर और दूसरा शिक्षक जी। कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्टर को और कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक को गाली नहीं देता। इसलिए नहीं देता कारण एक जीवन बनाता है और दूसरा जीवन की रक्षा करता है जी। तो जीवन रक्षक पर महानगर पालिका कार्रवाई करे, ऐसी स्थिति तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि हनुमान जी को तो जामवंत ने बताया था कि अरे भाई, तेरे में इतनी शक्ति है कि तू चाहे तो छलांग लगा के समुद्र पार कर सकता है। ये 5000 डॉक्टर है, 1-2 नहीं 5000, और इनके 1-1, 2-2 घंटे भी अगर हमको मिल जाए ना, हम तो मानधन भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये इतने समृद्ध है कि इनके लिए 1-2 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखेगा महीने का। इसलिए इनसे हम 1-2 लाख रुपए की बात करें तो हम उनके साथ मजाक करेंगे। लेकिन इस शहर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, इस शहर के प्रति उनका दायित्व है, इस शहर के प्रति उनका कर्तव्य है। उन्होंने भी चैरिटी के रूप में सामने आकर के ये मदद करनी चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ। जो लोग हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी भी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता का प्रदर्शन है। मैंने आपसे अभी बताया कि समाज में 2 ही प्रोफेशन है,
जिनको हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं। आपस के मनमुटाव के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा ऐसा हम समझते हैं, और कोरोना रोज अपना स्वरूप बदल रहा है, और उस बदले हुए स्वरूप के कारण हम पेशेंट को किस स्थिति में हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे थे, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने बताया, मैं डॉक्टरों का फेवर कर रहा हूं ऐसा विषय नहीं है, लेकिन अगर आप 60 से नीचे सेचुरेशन होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर के जाओगे तो मेडिकल साइंस के दृष्टि से उसके बचने की कितनी अपेक्षा है ये डॉक्टर डिफाइन कर सकता है, वो मेरी फील्ड नहीं है। इसलिए अगर हॉस्पिटल आज आपने तोड़ दिया तो आपका गुस्सा इसलिए हो सकता है कि आपके पेशेंट के प्राण चले गए, इसलिए आपने हॉस्पिटल तोड़ दिया, लेकिन उस हॉस्पिटल में और भी पेशेंट है ना, और आज उस हॉस्पिटल की आवश्यकता समाज को है ना। इस दृष्टि से आप उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मत कीजिए। किसी हॉस्पिटल से कुछ गलती हुई है तो उसकी जानकारी महानगर पालिका को दे। महानगर पालिका में हमने पूरी एक सेल बना करके रखी है जिसमें इन सारे हॉस्पिटल की गलतियां हम लोग लिख रहे हैं, और इसमें से जो जो गलती कर रहा है वो सबको दंडित करेंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं हम। जो जो हॉस्पिटल गलती करेगा उसमें सबको दंडित करेंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। जहां युवा मोर्चा पहुंचा है उनको भी, जहां युवा मोर्चा नहीं पहुंचा है उनको भी, जहां सामाजिक संगठनें पहुंची है उनको भी, जहां नहीं पहुंची है उनको भी। केवल आवश्यकता है आपकी शिकायत आने की। अब अपनी शिकायत महानगर पालिका में हमारे अतिरिक्त आयुक्त है जलज शर्मा, हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था के बारे में जलज शर्मा जी के ऑफिस में जाकर के राइटिंग में शिकायत देकर के आई है और रिसीव्ड लेकर के आई है। आज पेंडेमिक के समय में अगर हॉस्पिटल को हमने आज के आज बंद कर दिया तो वहां उपलब्ध बेड अगर एक साथ उतने कम हो गए तो हम बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे, शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेकुना के रूप में देखा जाएगा। इसलिए आज की स्थिति में तुरंत उसको तो हम सील नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में इस कोरोना के कार्यकाल में अगर उसने दुर्व्यवहार किया है और उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग करके लोगों को ऐंठने का काम किया है तो उस पर 100% कार्रवाई होगी। कारण हर हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए नागपुर महानगर पालिका के पास आना है। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी और अधिकार केवल और केवल नागपुर महानगर पालिका के पास है, और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा तो उसे रोकने का अधिकार भी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। इसलिए जो भी गलत कर रहे हैं उन्हें दंडित करने का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, लेकिन आज के समय में हम तोड़फोड़ ना करें। हम व्यवस्था को बिगाड़ने में किसी भी प्रकार के ऐसी वातावरण ना करें जिससे किसी को अपनी गलती के बाद बचने का मौका मिल जाए। हम कम से कम किसी को ऐसा मौका ना दें। कुछ सवाल अभी बात करते करते आए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो मैं चाहूँगा आप उसका उत्तर दें। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बहुत देर बोलने लगा रहा हूँ दयाशंकर जी, लेकिन ये सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है। जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं हॉस्पिटल्स की जानकारी के लिए, एक वेबसाइट भी दिया गई है, वो कल 2 घंटे, रात को 2 घंटे बंद थे। आज कई लोगों के नंबर्स भी नहीं लग रहे हैं। क्या आप इस पर कुछ एक्शन लेंगे या कुछ नई? आज मुझे भी मेरे FB पर भी ये जानकारी आई कि महानगर पालिका को जो नंबर दिया गया है जी, वो नंबर बंद है। मैंने तुरंत उसकी सूचना दी और संबंधित व्यक्ति को वहाँ कंटिन्यू एक ही व्यक्ति एक टेबल पर बैठ कर के लगातार काम करेगा तो उसके भी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए रोटेशन में ड्यूटी लगाने की बात कही है। टेबल चेंज करने के लिए कहा है, आदमी बदलने के लिए कहा है जी। कारण मनुष्य होता है, उसकी शरीर की काम करने की क्षमता भी होती है जी इसका मतलब मैं जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ ऐसा नहीं है जी। हाँ, मैं स्वीकृत कर रहा हूँ कि मुझे शिकायत आने के बाद जब मैंने क्रॉस चेक किया तो सही में वो नंबर बंद थे। इसलिए प्रशासन को फिर से वहाँ तरोताज़ा रूप में होकर के नए कर्मचारियों को नियुक्त करके नई ऊर्जा के साथ में लोग फिर से 1 सप्ताह की जो वहाँ काम कर रहा है उसे निजात देते हुए दूसरे व्यक्ति को वहाँ बैठा ले जाए और फिर से पुराना व्यक्ति वहाँ आ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे वेबसाइट महानगर पालिका ने अपना जो लॉन्च किया है जिसमें बेड की जानकारी मिलती है जी, उसके बाद से वो जो 56 70 21 हमारा जो नंबर है उस नंबर की अपेक्षा आप डायरेक्ट महानगर पालिका के फेसबुक पेज पे चले गए, वहाँ आपको वो साइट मिल जाएगी। उस साइट पे जाकर के आप क्लिक करेंगे, आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो फ़ोन करने में हो सकता है जो जानकारी मिले वो तो सुबह की जानकारी और शाम की जानकारी हो, लेकिन आप साइट पे जाएंगे तो आपको रियल टाइम जानकारी मिलेगी। मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि इसमें हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स की है। हॉस्पिटल में टोटल बेड की संख्या उसमें मेंशन है
कोई भी पेशेंट जब वहाँ एडमिट होता है तो एडमिट होते समय कितनी बेड वैकेंट है, कितनी बेड ऑक्युपाई है, ये उस हॉस्पिटल को उसमें असेस दिया है। सारे हॉस्पिटल स्वयं प्रतिदिन उसमें अपनी जो पोजीशन है उसको फीड करते रहेंगे और उसके अनुरूप वो जानकारी मिलते रहेगी। इसलिए उस नंबर पे फ़ोन की अपेक्षा आपने साइट का अगर उपयोग किया तो ज़्यादा लाभान्वित होगे और सही जानकारी आपको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप खुद एक खिलाड़ी हैं, पहले आप पहलवानी भी करते थे, बॉक्सिंग करते थे आप, स्पोर्ट्स से आपकी रुचि भी रही है, लेकिन इस वक्त श्रेया ठाकरे पूछ रही हैं कि सर प्लेग्राउंड में मैक्सिमम लोग बिना मास्क के खेल रहे हैं, उम्मीद है आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? श्रेया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये प्रश्न पूछा तो आप भी खिलाड़ी है। खेल होता क्या है? खेल तो वही होता है जिसे डिसिप्लिन में खेला जाए, और जो डिसिप्लिन से बाहर हो जाए वो खेल तो होता ही नहीं। और जो डिसिप्लिन में नहीं हो रहा है उसको खिलाड़ी बर्दाश्त करे तो वो खिलाड़ी नहीं। महानगर पालिका के न्यूसेंस डिस्टेंस डिटेक्शन स्क्वाड में 250 कर्मचारी है, 250 जी। और इस शहर की आबादी कितनी है? हर जगह तो महानगर पालिका का हाथ नहीं पहुंच सकता ना। कुछ नागरिक संस्थाएं भी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसके फ़ोटो निकालें, वो फ़ोटो भेजें। और मैं तो कहना चाहता हूं कि बगैर मास्क का जो व्यक्ति है उसकी फ़ोटो इतनी वायरल करे कि उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगे और वो महानगर पालिका के पास नाम और नंबर के साथ आ जाए तो हम उस पर कार्रवाई करने का विश्वास भी आपको दिलाते हैं। आप कल से मुहिम चालू कीजिए कि जो बगैर मास्क का है उसकी फ़ोटो निकाले, जो बगैर मास्क का है उसकी फ़ोटो निकाले। और मैं तो अखबारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये फ़ोटो कोरोना फैलाने वाले हमारे यहाँ जो पतंगे हैं, ऊपर हेडलाइन ये हो और नीचे ये सारे चेहरे हो जो बगैर मास्क के शहर में घूम रहे हैं। जिस प्रकार से हम जन्मदिन की फ़ोटो छापते हैं, शादी के सालगिरह की फ़ोटो छापते हैं, उसी प्रकार से इस शहर के वायरस, इस टाइटल से अगर हमने इनकी फ़ोटो अखबार में छापना चालू कर दी ना, तो यकीन मानिए हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट की आवश्यकता होती है। अखबार मिलकर के अगर इस मूवमेंट को इस दिशा में चलाएंगे और सोशल मीडिया ने भी शहर के वायरस के रूप में ऐसे लोगों की फ़ोटो डालना चालू किया, तो आप यकीन मानिए लोग कहीं ना कहीं सुधरेंगे। कारण व्यक्ति अपनी स्वयं की इज्जत से तो डरता है और उसे बचाने के लिए ज़रूर अनुशासन का पालन करेगा। संतोष शर्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि सर वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप वापस ठीक होकर आए और आप फिर से काम पर लग गए। उन्हें आप पे गर्व है। आई थिंक वो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आप अगर उनको कुछ कह दें। संतोष शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विपरीत वातावरण में भी काम करते समय जिन सभी लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, उन सभी का मैं हृदय से फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और महापौर केवल एक पद होता है, उस पर बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है, वो होता आपके बीच का ही एक आपका भाई है। और वो तभी काम कर सकता है जब शहर के सारे नागरिक मिलकर के व्यवस्था के संचालन में उसको सहकार्य करें। महापौर साइकिल पर बैठा हुआ एक साइकिल चालक हो सकता है, लेकिन साइकिल चलाते समय उसके पैडल ठीक से नहीं घूम रहे हो तो साइकिल आगे नहीं घूम सकती। पैडल घूम रहे हो और चक्का ठीक से ना घूम रहा हो, एक्सल में खराबी है, चक्का डग है, तो भी साइकिल ठीक से नहीं चल सकती। अगर उसके स्पोक ढीले हो तो भी साइकिल ठीक तरीके से नहीं चल सकती। सारी चीज़ ठीक हो और हब के बेरिंग के छर्रे खराब हो तो भी साइकिल ठीक से नहीं चल सकती। साइकिल को चलाना है तो संपूर्ण साइकिल का ठीक होना आवश्यक है। इस शहर की चलने वाली संपूर्ण जीवन रूपी साइकिल का संचालन करने की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है, लेकिन इसके अलग अलग पुर्जों के रूप में आप सारे के सारे लोग कार्यरत हो और सारे पुर्जे ढंग से काम करें तो साइकिल ढंग से चलती है, अन्यथा कब चरमरा के गिर जाएगी पता नहीं चलता। इसलिए चालक सचेत होकर के साइकिल चलाने को तैयार है। सारे पुर्जों ने संजीदगी के साथ में अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा ही निवेदन मैं संतोष भाई आपके माध्यम से करना चाहता हूँ और आपने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए हृदय से आपका आभारी हूँ। आपसे 2 वचन चाहिए, देंगे आप? देखिए, नहीं, मैं चाहूँगा आप उसका जवाब सिर्फ दें कि मैं वचन दूंगा। मैं जो दे सकता हूँ उसका मैं वचन दे सकता हूँ और जो मैं नहीं दे सकता हूँ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो पहला जो वचन हम उम्मीद करते हैं वो ये, नागपुर शहर आपसे इस वक्त उम्मीद कर रहा है कि जिस किस्म की व्यवस्थाओं को लेकर जो इरेगुलरिटी और जो तकलीफ़ें नागपुर शहर इस वक्त झेल रहा है, वो आने वाले दिनों में नागपुर शहर नहीं झेलेगा। ये वचन आप कर सकते हैं, वचन दे सकते हैं? ये 2 वे सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि इस व्यवस्था का संचालन नागरिकों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता।
और उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता नागरिकों के सहयोग की है। मैंने बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा करी, जिसमें पेशेंट ने अपनी टेस्ट कराते समय नहीं गुजारना चाहिए, समय पर टेस्ट करा लेनी चाहिए, सामान्य सिम्टम्स आए तो भी टेस्ट करा लेना चाहिए, पॉजिटिव होने से डरना नहीं चाहिए, पॉजिटिव हो गए तो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, होम क्वारंटीन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई होम क्वारंटीन बाहर निकला है तो उसको घर में रखने की जिम्मेदारी पड़ोसी ने रखनी चाहिए, तो उसके घर में अड़चन है तो उसकी सुविधाओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी उसने लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें, इनका अगर आपने पालन किया ना तो बहुत कम संख्या में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम पेशेंट की हालत बिगड़ने के बाद टेस्ट कराते हैं, ऑक्सीजन का लेवल 70 आ गया और उसके RT-PCR की रिपोर्ट ही नहीं है हमारे पास, कारण हमने चेक ही नहीं कराया था, इस लेवल तक हम घर में पेशेंट को बिगाड़ देते हैं। अब बिगड़ी हुई अवस्था में आप पेशेंट को लेकर के जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी मृत्यु की संख्या बढ़ती है और साथ ही साथ में वहाँ पैनिक क्रिएट होता है। तो पेशेंट इस स्थिति में ना पहुंचे, ये जिम्मेदारी का निर्वहन नागरिकों को करना पड़ेगा, अपनी नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। इस शहर का नागरिक अपनी नागरिक निर्वहन की जिम्मेदारी अगर सजगता के साथ में, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, अगर 50% भी निभा लेना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह शहर इस व्यवस्था से लड़ने में 100% सफल हो जाएगा। अगर आपने 50% भी नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, आप निर्वहन करेंगे इस विश्वास के साथ, मैं भी वचन देता हूं कि आप अगर पालन करेंगे तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं इसमें वचनबद्ध हूं। और आप अपना भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अभी बिस्तर से उठे हैं और आप सुबह से लग गए हैं ये काम में, तो आपको ये भी वचन देना पड़ेगा कि आप अपना ध्यान रखेंगे। देखिए भाई, मैं गार्जियन हूँ, गार्जियन होने के नाते परिवार के संचालन की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे पता है कि मैं स्वस्थ रहूँगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकूँगा। वैसे भी मैं 14 दिन होम क्वारंटीन था, मेरा फ़ोन शुरू था, मैं सबसे बात करता था, जो लोगों की मदद हो सकती थी मदद करने की कोशिश मैंने की। रेमडेसिविर के विषय को भी समाज के समक्ष लाने की जिम्मेदारी मैंने निर्वहन की। रेमडेसिविर की उपलब्धता होनी चाहिए, इस दृष्टि भी मैंने प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कारण केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी करके, लेकिन जब सुर उठता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो ये कहा है, मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद में ब्रह्म तक पहुंचती है करके, और ब्रह्म अपनी प्रतिक्रिया स्वयं देता है। इसी प्रकार से गतियाँ चलती रहती है। आप शुद्ध आत्मा से अगर किसी को आशीर्वाद दे तो उसका जीवन सुधर जाता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा मत बोलो, ऐसा हम लोग कहते हैं कि अगर मन से निकली हुई बात अगर कहीं लग जाए तो बुरी बात किसी के बारे में मत करो करके। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जो जल्दी से स्वस्थ हुआ, इसमें भी आपके आशीर्वाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिलती है। कोई व्यक्ति व्यवस्था पे प्रश्न उठाए, इससे मैं दुखी नहीं होता, कारण व्यवस्था पर प्रश्न उठेंगे तो व्यवस्था सुधरेगी। जी, कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि निंदक नीरे राखिया आंगन कुटी छिवाए। आपकी केवल स्तुति करने वाला व्यक्ति अगर आपके पास रहेगा ना, तो किसी दिन आप अपने आप को भगवान समझने लगोगे। आपको लगेगा कि आप जो करते हो वही कायदा है करके। लेकिन आपकी निंदा करने वाला आपके पास रहेगा ना, तो आपका सच्चा मित्र है। इसलिए आप कभी मन में ये मत रखिए कि आपने कोई त्रुटि कही तो मैं उसका बुरा मानता हूँ। मेरा सबसे अच्छा मित्र वही है जो मेरी गलतियों की मुझे जानकारी दे। आप गलती की जानकारी देंगे तो मुझे सुधारने का मौका मिलेगा, और गलती तो मनुष्य ही करता है ना, और मैं मनुष्य हूँ ना, इसलिए मेरी होने वाली गलतियों का आप मुझे केवल ध्यान दिलाते जाए, सुधारने का मौका देते जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हो रही है या मेरे कार्यकाल में प्रशासन से कुछ गलती हो रही है तो उन त्रुटियों का निराकरण करने के लिए मैं कहीं भी एक कदम पीछे नहीं रहूँगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। दयाशंकर जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। 14 दिन के बाद आप फिर से ऑन ग्राउंड उतर गए हैं। सो वी कैन ऑलवेज से द टाइगर इज़ बैक। आप वापस आए और उतनी ऊर्जा के साथ आए, और उम्मीद है कि ये ऊर्जा से नागपुर शहर को जो जो एक मोमेंट चाहिए कि आ गया, वो जो सब देख लेगा। अब आप उस परिवार के उस सबसे बड़े सदस्य के रूप में आए हैं, प्रथम नागरिक हैं। उम्मीद है कि इस प्रथम नागरिक के हर स्टेप से नागपुर के जो उनके पीछे जो लोग खड़े हैं प्रथम नागरिक के, उन सब को थोड़ी सी शांतता मिले और जीवन में सुख में चेहरे पे स्माइल है जो इस वक्त आपके चेहरे पे है। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दयाशंकर तिवारी जी से हमने बात करी, माननीय मेयर साहब से बात करी। उन्होंने एक बात बहुत सीधी कही है कि 1, ही इज़ बैक, 2, ही वॉन्ट्स यू टू स्टैंड बाय हिमसेल्फ। मतलब आज
उम्मीद सिर्फ एक हाथ से चीज़ें नहीं होंगी, दोनों हाथ मिलाने होंगे, नमस्कार करना होगा, तिरस्कार नहीं। नमस्कार कीजिए, दोनों हाथों को मिलाइए। ये है प्रशासन, ये है मेयर, ये है आप दोनों मिल जाएं, हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी लेंगे। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम रहे, कोई भी ऐसी चीज़ आप देखें जो आपके हिसाब से सही नहीं है, मेयर साहब के फेसबुक पेज को फॉलो करें, उन्हें डायरेक्टली रिपोर्ट करें। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट का आपको तुरंत में जवाब नहीं मिले, लेकिन शायद दिन के आखिरी में आपको जवाब या उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो ज़रूर मिल जाएगा। ऐसी अभी इस वक्त राज की बात में उन्होंने ये बात स्वीकृत की है, उन्होंने आपको विश्वास दिलाया है। शाम को 5 बजे मिलते हैं एक नए शो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नागपुर शहर के मेयर दयाशंकर तिवारी जी इज़ बैक ऑन द ग्राउंड। उम्मीद है कि अब नागपुर शहर में कोरोना का जो ये रूप है ये धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा। प्रार्थना करते रहिए और जिंदा रहिए। जय हिंद।